तोलालिंग का पहाड़ द्रास और कारगिल सेक्टर के दरमियान। आप कह सकते हैं कि टाइगर हिल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर, और आजादी पोस्ट हमारी जो लालक जान की पोस्ट थी वो इन दोनों के दरमियान में आती है। लेकिन इन 8 किलोमीटर को अगर आप पीक के ऊपर खड़े होकर क्रो फ्लाइट के अंदर देखें तो ये 2 से 3 किलोमीटर है। हम जब नारे तोलालिंग पे लगाते थे तो उनके जवाब हमें टाइगर हिल से आते थे, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इफ यू वांट टू कम्यूट इन बिटवीन टाइगर एंड तोलालिंग तो इसके लिए हमें 16 से 18 घंटे लगते थे। जी, टाइगर हिल से तोलालिंग या तोलालिंग से टाइगर हिल जाने में 18 घंटे लगते थे। कह सकते हैं कि कारगिल वॉर में सबसे ज्यादा जंग तोलालिंग के ऊपर हुई और सबसे ज्यादा बॉम्बिंग भी तोलालिंग के ऊपर हुई। ये जो चंद लोग हमारी साइड से आपको ये कहते हैं कि तोलालिंग 20 जून को गिर चुकी थी, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इनके ऊपर यकीन न कीजिएगा। आप इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देख सकते हैं कि जुलाई 5 और 6 के दरमियान तक वो तोलालिंग को कैप्चर करने के लिए हमले कर रहे थे और मुंह की खा रहे थे। तोलालिंग इतने आराम से इनको नहीं मिल सकती थी क्योंकि तोलालिंग के ऊपर हजरत अली, कैप्टन अम्मार, मेजर अहमद खान टिवाना, कैप्टन हसीब, लेफ्टिनेंट फैसल घुमन, क्या दलेर आदमी था वो, और मेजर अनवर अब्बासी, ये सब लोग एंड तक तोलालिंग का दिफा कर रहे थे। इंडियन आर्मी ने जो ज्यादा वीर चक्रे दिए हैं उनको हमने तोलालिंग के ऊपर ही मारा था। राकेश अधिकारी, विवेक गुप्ता और इस तरह के कई और ऑफिसर और जवान। तोलालिंग के ऊपर हमारी 3 लिसनिंग पोस्ट थी जिनको इंडियंस अपनी तरह से नाम देते हैं। 3 पिंपल्स, हम, नॉल, ये इंडियंस के दिए हुए नाम हैं। इन तीनों लिसनिंग पोस्ट के ऊपर बेशुमार हजारों की तादाद में इंडियन सोल्जर्स को मुर्दार किया गया। और अगर आप ये पूछते हैं कि सीज फायर होने के बाद 3 जुलाई को सबसे ज्यादा शेल्स कहाँ गिरे तो वो तोलालिंग पे गिरे। अब मिनिमम 15 to 16,000 शेल्स उस रात इंडियंस ने तोलालिंग के ऊपर मारे। तोलालिंग तकरीबन 16,000 फुट है। वैसे तो थोड़ी सी टाइगर हिल से ये नीचे है, लेकिन नीचे होने की वजह से NH-1D के ऊपर इधर से फायर भी डायरेक्ट आता था और इंडिया को नाको चने चबाने में तोलालिंग की पोस्ट का बहुत ही अहम हाथ है। अब आपको हम लेके चलते हैं मेंबर्स फ्रॉम तोलालिंग, लेकिन उससे पहले चंद वाकयात जो आपके मिस हुए थे द गोस्ट ऑफ कारगिल के अंदर, मैं उन वाकयात को आपको बताना चाहता हूँ। जी, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक दिन सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम टाइगर हिल पे बैठे हुए थे और हमारी सारी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमारी गोलियां जो थी, हमारी एमुनिशन थी, वो सारी खत्म हो जाती थी। फिर हम इंतजार करते थे कि हमें नई एमुनिशन आएगी। मैं नीचे जाता था, इंडियन जो बेसिस हैं उनके अंदर से एमुनिशन लेके आता था, तो फिर हमारे स्टॉक्स जो थे वो फिर से दोबारा से गोलियां हमारे पास आती थी। और इस तरह हमारी न्यूमरस जो पोस्ट थी सबके साथ यही हिसाब होता था। हमारी जो डेली शॉपिंग थी वो उसके अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट था वो गोलियां और एमुनिशन ही होती थी। तो इस तरह हम वहां बैठे हुए थे, हमारी गोलियां खत्म हो गई। तो मुझे मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने बोला कि सर जी गोलियां अब खत्म है, अब क्या करें। तो मैंने कहा यार ठहर, रुक, कभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ अटैक करना है, शॉपिंग करने कहाँ जाना है। तो इतने में जब हमने ऊपर से नीचे देखा टाइगर हिल से, तो एक इनकी 18 ग्रेनेडियर की जो बेस थी उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। तो मेरा जो दोस्त है उधर बैठा हुआ वो मुझे कहता है कि सर जी लगता है आज ये कोई खास चीज बना रहे हैं। देखें, जब हमारे पास राशन स्टॉक्स होते नहीं थे तो हमारे लिए तो हर चीज ही खास चीज होती थी, वो वट एवर दे वर कुकिंग। तो मैंने कहा कि यार फिर ऐसे करते हैं कि गोलियां भी ले आते हैं और दोपहर का खाना भी ले आते हैं, और फिर आगे जो तोलालिंग वाले हैं उनको जब गोलियां देने जाएंगे तो साथ खाना भी दे जाएंगे, उनके लिए भी ले जाएंगे। तो हमने कहा चले चलते हैं। अब आप यकीन जानिए कि हमारे 4-5 लोग हम वहां से उठे टाइगर हिल से और नीचे 18 ग्रेनेडियर की जो पोस्ट थी उसकी तरफ हम जाना शुरू हो गए। हमारे किसी भी बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। अभी हम लिस्निंग पोस्ट के पास पहुंचे तो उनके पास खाली जो बुलेट्स के और एमुनिशन के जो डब्बे होते हैं, मेटल के डब्बे होते हैं गोल्ड, वो पड़े हुए थे। जस्ट लाइक बकेट्स, आप कह लें कि जैसे बकेट्स होती है मेटल की, लेकिन उनके ऊपर कवर होते हैं, मद होते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने कहा यार एक सेकंड रुक। तो हमने उनके अंदर वो जो बकेट्स थी 8-9, उनके अंदर हमने वो जहां जो पत्थर पड़े हुए थे, और टाइगर हिल के जैसे मैंने आपको बोला कि पत्थर बड़े
हार्ड पत्थर हैं, नोकीले पत्थर हैं, जैगेड रिज हैं वो, और बड़े ही मतलब वो सख्त पत्थर हैं। तो उन पत्थरों को हमने तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके, यानी इतना कि वो उन डब्बों के अंदर हमने भरा के वो साउंड क्रिएट करें, आवाज क्रिएट करें। इस तरह हमने 8-9 डब्बे बनाए जिनके अंदर हमने बकेट्स बनाई, जिनके अंदर हमने पत्थर डाले हुए थे। हमने अब ये किया कि मैंने उनको बोला कि तू उस साइड पे निकल, और ये 3-4 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हमने ली, और हमने ऊपर से एक एक वो डब्बा जो था उसको नीचे ग्रेनेडियर्स की जो पोस्ट है उसकी तरफ रोल कर दिया। अब पहले जब हमने एक एक 2-2 डब्बे रोल किए तो उसमें साफ ज़ाहिर है कि जब वो पत्थर अंदर मेटल वाले बॉक्स के अंदर वो रोल हुए तो वो उनकी आवाज आती थी, और बिल्कुल ऐसे आती थी कि जैसे मशीन गन फायर चल रहा हो, ठा 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 करके वो नीचे उनकी तरफ बढ़ता था। बल्कि आप ये कहें कि मशीन गन से भी ज्यादा खतरनाक किस्म की वो आवाज क्रिएट करता था। जब हमने ये फेंके और हमने एक बंदे को कहा कि तूने बस पीछे थे, इनको एक एक डब्बे को नीचे फेंकते जाना है जब तक हम चार्ज करके 18 ग्रेनेडियर की पोस्ट तक ना पहुंच जाए। वो बंदा ऊपर हमारा बैठा और हमने नीचे नारे मारते हुए चार्ज करना शुरू कर दिया टाइगर हिल से। जब हम नीचे की तरफ भागे तो इंडियंस ने हमें देखा और उनको वो आवाजें आ रही थी, क्योंकि उनकी जो जितनी भी दूरबीनें थी उन्होंने हमारे पे फोकस कर दी। वो डब्बे उनको नजर नहीं आए, डब्बे हमसे आगे थे। तो जब हम नीचे चार्ज कर रहे थे तो इंडियन को जब आवाजें आई मशीन गन फायर की, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा हमला हो गया हमारे ऊपर। उन्होंने 86 वालों को वायरलेस किया। उन्होंने कहा कि जी हमारी पोस्ट की तरफ, हमारी बेस की तरफ अब ये बढ़ते हुए आ रहे हैं और नारे मारते हुए आ रहे हैं। और ये एक रेगुलर चीज थी कि जब भी हम नीचे जाते थे, हम अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे तो इंडियंस को आवाज आ जाती थी, कि आप पाकिस्तानी आने वाले हैं, और वो भागना शुरू कर देते थे, छुपना शुरू कर देते थे। आप ये चीज देखें कि ये हमेशा इनकी बेस के ऊपर 250 से 300 बंदा मौजूद होता था, और हम जब इनके ऊपर चार्ज करते थे 6-7 मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 8 से ज्यादा कभी हमने इनकी पोस्ट के ऊपर चार्ज किया ही नहीं इससे ज्यादा बंदों के साथ, क्योंकि हमारे पास तो बंदे ही नहीं थे। तो ये अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते, उधर बैठते, कवर लेते और ये चीजें करते, तो मे बी दे वुड हैव बीन एबल टू पुट अप अ फाइट। लेकिन उनको जब ये नजर आता था तो वो कहते थे कि यार मैं ये ना हो कि 250 में से जो बंदा एक भी मरे वो मैं हूं, मैं क्यों मरूं। तो वो सारे के सारे 250 बंदे जो हैं वो नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते थे। इन्होंने जब देखा कि ये जो अटैक है 18 ग्रेनेडियर वाली साइड पर आ रहा है, तो ये भाग के जो 86 वाली इनकी बेस थी दूसरी साइड पे, ये उसकी तरफ जाना शुरू हो गए। और वो डब्बे जब नीचे पहुंचना शुरू हुए तो उनकी आवाजें और आना शुरू हो गई। ऊपर से इन्होंने पीछे से देखा हम भागते हुए आ रहे हैं, तो ये फिर उसी तरीके से इन्होंने किया कि बेस को खाली करके ये वहां से 86 की बेस की तरफ चले गए और देखना शुरू हो गए कि क्या हम वहां से 18 ग्रेनेडियर की बेस खत्म करके कहीं 86 वाली बेस पे तो नहीं आएंगे। तो हम जब नीचे पहुंचे तो पतीले सर चढ़े हुए थे चूल्हों के ऊपर और फुल खाना शाना बन रहा था। एक साइड के ऊपर सब्जी बना रहे थे ये, और एक साइड के ऊपर मुझे याद है कि ये जो जिसको हम कोरमा टाइप कहते हैं, मटन कोरमा, उस तरह एक पतीले के अंदर बन रहा था। तो हमने पहले तो देखा कि हमने कहा कि चलो खाना शाना तो अभी रेडी होने में थोड़ी देर शायद लगेगी। तो एक बंदे को हमने बोला यार जरा चमचा घुमा इसके अंदर, उतनी देर हम जो है बाकी गोलियां शोलियां और एमुनिशन लेते हैं। उस दिन फिर हमने गोलियां ली, एमुनिशन ली, और फिर जो खाना था उसको हम हेलमेटों के अंदर और इन चीजों के ऊपर, इतना बड़ा पतीला उठा के ऊपर लेके जाना दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो हम डिफरेंट तरीकों से उस खाने को वहां से हम मूव करते थे, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कई बार हमें ऐसी चीजें भी करनी पड़ती थी कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि क्या ये भी हो सकता है जिसके अंदर कभी खाना जो है, जो फूड स्टॉक्स हैं वो मूव हो सकते हैं, और खाना भी वो जो बना हुआ हो, कुक्ड फूड। तो फिर हमने आराम से उस खाने को पकड़ा और हम फिर वापस आराम से इनका शुक्रिया अदा करते हुए, इनको हाथ हिलाते हुए कि बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने बुलेट्स भी दी हैं और आपने खाने भी दिए हैं, चलें इसके अगेंस्ट हमने आपको कुछ नहीं कहा। कहते कैसे, आप उधर मौजूद ही नहीं थे तो हमने कहना कहां से था। तो हम फिर वहां से वापस ऊपर अपनी पोस्ट की तरफ, टाइगर हिल की तरफ हम ऊपर आ गए। ये चीज चल रही थी कि गोस्ट ऑफ कारगिल ने सोचा कि अब क्या किया जाए। हम इनकी रेजिमेंट से, नागा 2 से जब हम सामान लेके आए तो जो खच्चर होते हैं, म्यूल्स, जिनके ऊपर सामान हम ऊपर चढ़ाते थे पहाड़ों से, तो हम वो भी सप्लाई म्यूल्स भी लेके आए हुए थे 2।
उनमें से एक म्यूल जो था वो बड़ा ही उसको सर्दी लगती थी, वो हर वक्त कांपता रहता था, या तो वो डर के मारे कांप रहा था या वो सर्दी से कांप रहा था। हमने बड़ी कोशिश की इस चीज की डेप्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसमें हम नाकाम हो गए। पता नहीं चला कि वो किस चीज से कांप रहा है। इसमें हमारे एक बंदे ने, हमारे स्नाइपर जो थे, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि सर्दी, ये जो मुझे लगता है ये सर्दी की वजह से कांप रहा है, तो बेहतर यही होगा कि दविंदर साहब का जो यूनिफॉर्म है इस गधे के ऊपर इसको पहना दिया जाए, क्योंकि अब तो वैसे ही दविंदर साहब का जो यूनिफॉर्म है उसकी आखिरी सांसें हैं और इस गधे की भी लगता है आखिरी सांसें हैं। तो दोनों के लिए बेहतर है कि अगर एक दूसरे की मदद करके वो दोनों बच सकते हैं तो वाई नॉट सर, इस नेक काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही किया गया। आइडिया इतना ब्रिलियंट आइडिया था। हमने कहा कि देखें, अभी भी हमारे अंदर इनके लिए थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, हमें ख्याल है इनका, हालांकि ये हमारे साथ जंग की हालत में है। तो हमने सारे अपने पुराने डिफरेंसेस, जो इन्होंने कश्मीर में जुल्म किया, जो इन्होंने ये चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, मुक्ति बानी, और ये हमने सारी चीजों को पीछे किया और हमने कहा कि अब हमारे पास इस चीज का वक्त है कि हम थोड़ा सा इनको बताएं कि अच्छाई क्या होती है। तो हमने उस जख्मी यूनिफॉर्म को गधे के ऊपर, जिसको ठंड लग रही थी या वो डर रहा था, वट एवर इट वॉज, हमने उसको पहना दिया। आप यकीन जानिए कि हम हैरान हो गए कि एक तो उस गधे ने कांपना कम कर दिया, कांप रहा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चले इतने लेवल के कांपने को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का कांप रहा था। तो हम यही कहते हैं कि नहीं कांप रहा था, उसने कांपना भी बंद कर दिया। दूसरा, उसने यूनिफॉर्म पहना तो उसकी चाल थोड़ी सी चेंज हो, ब्रिगेडियर वाली चाल, थोड़ी देवेंद्र साहब वाली चाल थोड़ी उसके अंदर आ गई। वो इधर उधर जैसे फौजी मार्च करता है वो फिरता था। जब नीचे से इंडियंस फायरिंग करते थे और हम उनको दोबारा फायरिंग करते थे तो वो भाग के पत्थरों के पीछे छुप जाता था। आप कहते हैं कि प्रॉपर मनूवर करता था, मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो यूनिफॉर्म पहनने में, जो उसकी इंडियन ब्रिगेडियर की यूनिफॉर्म, ब्रिगेडियर देविंदर सिंह का यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसकी पर्सनालिटी जो ग्रूम हुई, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल इंडियन फौजियों की तरह, जैसे ही गोलियां चलती थी उससे पहले वो सही रहता था, जैसे ही गोलियों की आवाज आती थी तो यकीन जानिए कि पलक झपकते हुए वो ऐसे फरलांग छलांगे मार के पत्थरों के पीछे वो कवर लेता था। तो हम कहते थे कि ये देखें क्या बात है, कमाल बात है कि भागने के अंदर तो इनके गधे भी शेर हैं, इनके फौजी भी शेर हैं और इनके यूनिफॉर्म भी शेर हैं। तो हम बड़ा हंसते थे, हम कहते थे कि यार देखो, है मुकाबला हमारा किसी मतलब फौज के साथ मुकाबला है, इनको मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनको जितना मारने के लिए जाते हैं उतना भाग जाते हैं। तो ये चीज हुई तो वो इधर उधर बचता रहा। ये फिर भी देखें इनकी कितनी ज्यादा ज्यादती है कि ये फिर अब, पहले तो यूनिफॉर्म के पीछे पड़े हुए थे, अब ये उस यूनिफॉर्म और उस गधे दोनों के पीछे पड़ गए और इन्होंने इतनी उसको तंग किया कि वो फाइनली हमारी पोस्ट के पीछे वाली साइड के ऊपर जाके उसने अपनी जिंदगी के जो आखिरी अय्याम हैं हमारे साथ वहां उसने गुजारे और उसने अपने गम और गुस्से का हमें बरमला उसने इजहार किया कि उसने पूरी जिंदगी दे दी इंडियन आर्मी को, और फिर भी इंडियन आर्मी ने देखे उसके साथ क्या किया। तो फाइनली जो था, हमसे उसका दुख सहा नहीं गया, उसको 2-3 गोलियां लग चुकी थी पैरों में, चल वो सकता नहीं था, खाना शाना हमने डाल दिया था उसको। तो फिर हमने फाइनली, अब आप इसको ये ना समझिएगा कि ये कोई हमने वॉर के जो कवानीन हैं उनके खिलाफ बात की है। देखें, इस तरह के मौके के ऊपर मुझे आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप ये समझें कि वो गधा जो था वो बुजदिल था, वो अपनों ही की गोलियां खा के मर गया। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, लेकिन आपने इसको किसी वॉर ट्राइब्यूनल और इस जगह के ऊपर बिल्कुल रेफर नहीं करना, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मैं फौरी मुकर जाऊंगा इस बात से। तो वो क्या हुआ कि हमने उस गधे को फिर मार दिया। कपड़े फट चुके थे, लीरा लीर वो हो चुका था, कोई किसी किस्म का उसका मतलब रिस्पेक्ट या ऑनर वाली बात उसकी नहीं थी। आंखों में उसके आंसू थे कि मैं इस तरह की जिंदगी में मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊं। तो बात उसकी सही थी। अब उसकी जिंदगी के अंदर आगे मजीद
चलना जो था वो ऐसे मुमकिन नहीं था। तो हमने उसकी आसानी फरमाई, हमने उसको जो था उस अजाब से निजात दिलवाई, और हमने ये किस्सा जो है यूनिफॉर्म का खत्म किया। हमने जब गधे की ये सारी हालत देखी और यूनिफॉर्म की हालत देखी, तो हम इस चीज का तो पता लग ही चुका था कि दविंदर साहब, आपके साथ जो आपके बंदों ने करना है वो भी कुछ इस गधे और इस यूनिफॉर्म से कम नहीं करना। लेकिन हमें पता नहीं था कि ये एक्चुअली ऐसे हो जाना है। और थोड़े अरसे के बाद हमें पता चला कि किशन पाल साहब, जो कभी जिंदगी के अंदर दविंदर साहब, आप ये आपने बोला है उनको जब कोर्ट मार्शल हो रहा था, तो मैं उसको रिपीट करता हूं कि किशन पाल और वीपी मलिक और इनके जो बाकी अफसर कि अपनी जिंदगी के अंदर 3 महीनों में ये किसी भी आगे वाली पोस्ट के ऊपर नहीं आए, और जो बेचारे वहां खड़े थे नौकरी के ऊपर, मजबूरी के ऊपर, उनके साथ आपने इस तरह का सलूक पेश किया। भाई, जंग के अंदर दुश्मन से जब आप लड़ते हैं तो ऐसी चीजें हो जाती है। यू बिकम प्रिजनर ऑफ वॉर, यू बिकम ऑल दिस थिंग। क्यों आपने इस तरह की हरकत की? लेकिन इस चीज का जवाब शायद उनके पास, किशन पाल साहब के पास। इधर मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ कि जब सीज फायर और विड्रॉल अनाउंस हुआ तो मैंने कैप्टन शेर खान से पूछा कि सर जी क्या करना है, सीज फायर विड्रॉल तो अनाउंस हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बोफर गन से हमारे ऊपर बमबारी इन्होंने शुरू कर दी है, तो करना क्या है, इनको ऊपर आने दो, इनको भून के रख देंगे, तैयारी पकड़ो। दिस वॉज कैप्टन शेर खान इंस्ट्रक्शन टू अस ऑन द डिक्लेयर्ड सीज फायर एंड विड्रॉल। अभी बॉम्बिंग बहुत इंटेंस कर रहे हैं, हर तरफ से शेल्स आ रहे हैं। ठीक है, आप परेशान मत हो, आप जाओ एमुनिशन लेके आओ और अली को उधर रोको, मैं नीचे आ रहा हूँ। सर, ये लेफ्ट साइड से, आपकी लेफ्ट साइड से बकरियां ऊपर आ रही हैं, तकरीबन 20-30। कहते हैं तो ठोको इनको। ये नहीं करना, आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, इनको ऊपर आने दो मेरे पास की तरफ से सोचिए। उन्हें उतनी ऊंचाई तक पूरा बारूद पहुंचाना है, पीने का पानी वहां तक ले जाना है, वहां पर बने रहने और लड़ने के लिए हर जरूरी चीज उन्हें वहां उतनी ऊंचाई तक ले जानी है। इंडियन आर्मी के ये सोच के ही रोंगटे खड़े होते थे कि हम 17,000 फुट की टाइगर हिल के ऊपर ये सारा सामान और ये सारी एमुनिशन और सप्लाईज लेकर चढ़ते कैसे हैं। 3 महीने से, 90 दिन से कॉन्टिन्यूसली हम ये कर रहे थे, और उनको सीज फायर के बाद जब एक दिन ये करना पड़ा तो उनकी चीखें निकल गई और वो हैरान हो गए कि ये कौन लोग हैं, ये इंसान हैं, ये जिन हैं, कि ये किस तरीके से 3 महीने रोज नीचे उतर के आते हैं, हमारी सप्लाईज हमसे छीनते हैं और फिर उनको लेके ऊपर चढ़ते कहते हैं। बच्चों, ये पता लगवाने के लिए तुम्हें इंडियन आर्मी में नहीं, पाकिस्तान आर्मी में होना चाहिए। नीचे से इंडियन कमांडर्स अपने फौजियों को ऊपर जबरदस्ती गालियां दे दे के पीछे से पुश कर रहे थे कि हराम खोरो, सीज फायर अब हो गया है, अब तो चढ़ो ऊपर और जाके लड़ो आगे। हम पीछे दिल्ली में और वॉशिंगटन में क्या जवाब देंगे कि सीज फायर और विड्रॉल होने के बावजूद तुम ऊपर नहीं जा पा रहे। वो हजारों की तादाद में डरते हुए ऊपर आ रहे थे और उनमें से आधों को तो हमारी मशीन गन बूंद डाल दी थी, और आधे खौफ के मारे ट्रॉमेटाइज होके पहाड़ियों से नीचे छलांगे लगा लगा के मर गए। बेटा, ये चीज करने के लिए अफसर को जवान से आगे खड़ा होना पड़ता है, पीछे नहीं। अल्लाह गवाह है कि अगर हमें विड्रॉल का ऑर्डर ना मिलता और आगे जाने से ना रोका जाता तो कश्मीर के अंदर 6 लाख हिंदू फौज का हम कीमा बना देते। खैर, अभी भी हमारा फैसला यही था, ये जब तक ऊपर आएंगे हम तब तक इनको मारेंगे। 7 तारीख को फ्लैग मीटिंग के अंदर इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, इन्होंने कहा कि भाईजान मेहरबानी फरमाएं, विड्रॉल के नोटिस आ गया, सीज फायर हो गया, आपकी हुकूमत ने विड्रॉल का कह दिया है, मेहरबानी फरमाएं, थोड़ी बहुत हमारी इज्जत रहने दें। हम अगले 7 दिन किसी भी पीक को स्केल नहीं करेंगे। हमें और अपने बंदे मरवाने का कोई शौक नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। मेहरबानी फरमाएं, आप अपना पूरा टाइम लें और आप अपनी मर्जी से ये पीक्स को छोड़ दें। हम ऊपर आते ही नहीं हैं, आप खुश रहें सर। अगले हफ्ते मैंने सारी पोस्टों पे जाके सारे एविडेंस को आराम से टाइम लेके डिस्ट्रॉय किया। अपनी बॉडीज जो थी उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट किया, जख्मियों को उठाया, उनको पीछे भिजवाते रहे। इंडियन आर्मी का एक बंदा भी ऊपर चढ़ने की जुर्रत ना कर सका।
कैप्टन शेर खान की शहादत के बाद दिल उचाट सा हो गया था। मैं उनको कह के गया था कि मेरे बगैर उन्होंने लिस्टिंग पोस्ट से नीचे नहीं उतरना, मगर शेर खान को रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने 8 के बेस कैंप के ऊपर अटैक किया सिंगल हैंडेडली, और वहां 30 से 40 इंडियन फौजियों को मुर्दार करने के बाद शहादत को कबूल फरमाया। इंडियन फौजी अपनी तरफ से वॉर ट्रॉफी के तौर पे शेर खान को जिंदा कैप्चर करना चाह रहे थे। हराम खोरो, दाल खोरो, ये मुंह और मैसूर की दान, तुम शेर खान को कैप्चर करोगे। इसी चक्कर में इन्होंने अपने 40 से 50 और जवान मुर्दार करवाए। एंड में इनके जवानों ने ब्रिगेडियर साहब को ये बोला कि आपको ज्यादा अगर हो रहा है तो आप खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते, आए आप कैप्चर कर ले। ब्रिगेडियर महेंद्र साहब को फिर सुकून आया और उन्होंने मशीन गन का फायर खुलवा दिया और शेर खान शहीद हो गए। कैप्टन शेर खान कहते थे कि अगर ये सारी दुनिया जन्नत बन जाए और तुम मुझसे ये बोलो कि मैं अपने मुल्क की मुट्ठी भर मिट्टी तुम्हें दे के वो जन्नत ले लूं, तो मैं तुम्हें वो मिट्टी भी नहीं दूंगा। आई विल फाइट यू एंड योर मैन एंड दोज हु ब्रॉट यू एंड योर मैन एंड दोज हु सपोर्ट यू एंड योर मैन till the last drop of my blood, even in my last moment. If you are alive to see that, you will find my finger on the trigger. और बच्चे ध्यान करिए, हो सकता है गोली फिर भी चल जाए। पाकिस्तानी माएं और बहनें हमें मैदाने जंग में भेजते हुए रोती नहीं है, परेशान नहीं होती, बल्कि खुशी से गीत गाती हैं और कहती हैं, मैदाने जंग में अगर दुश्मन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर भी अगर मेरे पास भेजेगा तो ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। लेकिन मेरे भाई, मेरे बेटे, आपकी मैदाने जंग में बुज़दिली दिखाकर बच जाने की खबर मेरे तक ना पहुंचे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है, और हमारा भी। टाइगर हिल या शेर खान हिल हमारी थी और हमारी है और हमारी रहेगी। हमारा जब दिल चाहेगा हम उसको दोबारा कैप्चर कर लेंगे। तुम में जुर्रत है तो आना ऊपर दोबारा। 29 अप्रैल 1999, टाइगर हिल इज सिक्योर्ड। आई रिपीट, टाइगर हिल इज सिक्योर्ड। आसान लफ्जों में आपको बताता हूं कि 29 अप्रैल 1999 में कैप्टन शेर खान ने टाइगर हिल के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया था और हमने दराज की सारी माउंटेन्स कैप्चर कर ली थी। हाँ भाई हजरत मियाँ, आप ये तो बताओ कि आपको किस नाम से पुकारा जाए। हजरत अली कहूँ या हजरत कहूँ, ये तो बताओ जरा। साहब, ये हजरत तो हमने अली नाम के साथ लगाने के लिए लिखा है। हमारा कबीला हजरत अली रजी अल्लाह ताला का नाम किसी भी सूरत में हजरत के बगैर नहीं लेती। तो जब मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अली रखना था तो उन्होंने हजरत अली रखा। दूसरी ये चीज कि अगर आप मुझे सिर्फ हजरत बोलेंगे तो वो मेरे लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि मैं उम्र में भी आपसे छोटा हूँ और मैं कोई इतना मोतबर तो हूं नहीं। और अगर आप मुझे सिर्फ अली बोलेंगे कि वो मुनासिब नहीं है आप, इसलिए मुझे हजरत अली ही बोले। हम मौला अली का नाम अकेले में नहीं लेते। हजरत अली फ्रॉम चित्राल स्काउट। यार ये क्या दलेर लड़का था, बॉन मारखोर, चीते की तरह की फुर्ती और फलक शगाफ जुर्रत। इस वाक़े के बाद मैं जब भी हजरत अली से मिलता था तो मैं उसे बोलता था कि हजरत अली, तेरा तो नाम ही काफी है, तेरे तो नाम ही की दहशत है और तूने हम सबको बचाना है। तो वो आगे से मुस्कुराता था और वो कहता था कि सर यकीन रखें, हजरत अली के होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। He was hardly 21-22, लेकिन what a fighter हमारा चित्राली मारखोर था। शायद अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर हजरत अली जैसे दलेर लोगों के लिए ही लिखा है कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कोई वहाँ धोबी या बैटमैन तो था नहीं
के जो हमारे यूनिफॉर्म्स को इस्त्री करे धोए, और वहाँ टाइगर हिल के ऊपर पानी भी मौजूद नहीं था। जो पानी हम लेके जाते थे वो बस हमारी नेसेसिटीज के लिए होता था। तो अक्सर जब हम इंडियन पोस्ट के ऊपर हमला करते थे तो एमुनिशन और खाने के अलावा हम उनके यूनिफॉर्म्स भी उठा लेते थे। मुझे याद है कि राजपुताना राइफल्स और मद्रास यूनिट के यूनिफॉर्म्स हमारे पास पड़े हुए थे। हमारे कपड़े गंदे हो गए, हमने उनको डिस्कार्ड किया और मैंने राजपुताना राइफल्स का ट्राउजर और उसके ऊपर मद्रास यूनिट की शर्ट पहनी, और मैं इंडिया का एक ऐसा फौजी लगना शुरू हो गया जो मद्रास यूनिट का भी है और राजपुताना का भी है। क्या करें, मजबूरी थी। इस मौके के ऊपर मुझे तोलालिंग की तरफ जाना पड़ा। जब मैं तोलालिंग की तरफ बढ़ रहा था अपने 3 साथियों समेत, जिन्होंने मेरी तरह का ही या बल्कि मेरे से भी ज्यादा अजीबोगरीब गेटअप किया हुआ था, हमें तोलालिंग से हमारी पोस्टों से फायर आने शुरू हो गए। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे ही लोगों ने हमारे पर ही फायर खोल दिया। हजरत अली ने दबा के मशीन गन का फायर हमारे पे खोल दिया और हम चीखने शुरू हो गए। हमने कहा, ओ हजरत अली भाई देख, ये हम हैं। खैर आपको पता है गोलियों की आवाज जब आ रही हो मशीन गन्स की, तो फिर उसके अंदर नॉर्मल बंदे की आवाज कहाँ पहुंचती है। बड़ी मुश्किलों से हमने पत्थरों के पीछे, और बस आप ये बोल लें कि अपनी कमांडो ट्रेनिंग से फायदा उठाते हुए किसी ना किसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, और हजरत अली ने मशीन गन को रीलोड करने के लिए थोड़ा सा वक्फा लिया, तो हमने उनको आवाजें दी, जिसके बाद उसने हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसने बोला, साहब आप लोग हैं। तो हमने कहा, और हम तुझे इतनी देर से चीखें क्यों मार रहे हैं। तो हजरत अली ने हंस के बोला कि साहब मैं तो समझा कि ये इंडियंस को गोलियां शोलियां लग गई हैं और वो चीखें मार रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म जो उनका पहना हुआ है। तो हमने इसको हाथ उठाया और हमने कहा, ओ भाई तेरी मेहरबानी, हाथ हौला रख, तूने तो हमें पहुंचा दिया था कहीं। तो इसके ऊपर हम लोग सब बहुत हंसे और हमने हजरत अली को बोला कि भाईजान जरा ध्यान किया करें आप, और एक कोड वर्ड हमने आपस में शेयर किया। तोलालिंग वाले जब हमें ऊपर आते हुए देखते थे तो वो बोलते थे अल्फा अल्फा, और हम जवाब में बोलते थे पापा किल पापा किल। अभी जब हम तोलालिंग की तरफ जाते थे 600-700 मीटर दूर ही होते थे तो हम ऊंची ऊंची वो कोड वर्ड हजरत अली को बोलना शुरू हो जाते थे कि भाई हम हैं, तेरी मेहरबानी, फायर मत खोली। बस आप कहें कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरीके से हम बचे, वरना हजरत अली के फायर से बचना नामुमकिन। एक दफा मुझे कहता है कि साहब आप अब जब नीचे जाएंगे सामान लेने तो आपने मुझे लेके जाना है अपने साथ। मैंने कहा, यार छोड़ यार, तू क्या करेगा नीचे जाके। कहता है, सर मैंने भी जाना है, आप इंडियंस की चीजें लेके आते हैं, मैं भी जाएगा आपके साथ, मजा आएगा। मैंने कहा, हजरत अली कहाँ 12 किलोमीटर नीचे जाएगा और फिर 12 किलोमीटर सामान उठा के ऊपर आएगा। छोड़ भाई, मशीन गन पर बैठा है, इस पर हाथ सीधा कर इंडियंस पे। कहता है, साहब आपको पता है ये ऊपर आता ही इतना कम है और जितना आता है उन सबको हम भून देता है। मैंने नीचे जाना है, आप इंडियंस का सामान लेके आते हो, हमारा इधर पोस्ट के ऊपर दोस्त लोग हैं, हम उनके लिए भी कोई चीजें लेके आएगा, नया सामान लेके आएगा, और नीचे जब जाएगा तो फिर मजा भी आएगा इनको मारने का। तो साहब प्लीज आपने मुझे साथ जरूर लेके जाना है। मैंने कहा, अच्छा चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं नीचे जाऊंगा हंट करने तो आपको साथ लेके जाऊंगा। 3-4 दिन के बाद हमें रिपोर्ट आई कि नीचे जो इनका मेन डिपो है इंडियंस का, वहाँ नया सामान आया है, क्योंकि वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पोस्टों ने ये नए डब्बे और ये चीज़ें देखी थी। तो हमने कहा कि चलो नया सामान आया, और मुझे दूसरी पोस्टों से भी फरमाइशें आना शुरू हो गई कि साहब आप नीचे जा नहीं रहे, क्या मसला है, कोई घबरा तो नहीं रहे, हम चलें आपके साथ। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं नीचे। और इसमें मुझे याद आया कि हज़रत अली ने भी मुझे बोला हुआ है, तो मैंने हज़रत अली को पैगाम भिजवाया। मैंने कहा, हज़रत अली तू रेडी है, तूने जाना है। तो बड़े खुश होकर इसने मुझे वायरलेस पे बोला कि साहब हम बिल्कुल रेडी है, आप जल्दी आओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो मैंने कहा चल मैं पहुँच रहा हूँ, तू रेडी रहे और फिर चलते हैं। मैं ऊपर पहुँचा, हज़रत अली को साथ लिया और हम 4 लोग हम नीचे उतरे मेन डिपो जो इंडियंस का था। तकरीबन आप कह लो कि 5 से 6 घंटे हमें लगे नीचे पहुंचने में। वहाँ थोड़े से लोग संतरी उनके बैठे थे, 1-2 संतरी थे, बड़ी माजरत के साथ हमने उनको जहन्नम वासिल किया। और उसके बाद वहाँ जो डिफरेंट सामान जो नया उनके डब्बे शब्बे आए हुए थे वो हमने लिए। उनमें जूते भी थे, उनके अंदर यूनिफॉर्म्स भी थे, राशन के काफ़ी डब्बे थे, एमुनिशन थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सामान थोड़ा थोड़ा करके भी हमने लिया, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने हज़रत अली की तरफ देखा तो उसने लगता है अपने दोस्तों के लिए पोस्ट के ऊपर
जो लोग उसके मौजूद थे उनके लिए उसने काफी ज्यादा चीजें इकट्ठी कर ली थी। अब मसला इसमें ये था कि जब हम नीचे उतर रहे थे तो ये जो लोग हैं जो इस एरिया के हैं, चित्राल, गिलगित, हुंजा, ये हमारे जो स्काउट्स हैं, दे आर वेरी टफ हैं। ये पतले पतले लेकिन रियली मस्कुलर, जैसे पत्थर के बने हो, जैसे फौलाद के बने हो। वल्ला गोली इनको लगे तो गोली एकदम से जितना पेनिट्रेट एक नॉर्मल बंदे को करती है, इनको उतना पेनिट्रेट नहीं करेगी। और एक और चीज मैंने देखी है इनको कि इनको जब कोई वूंड आता है तो इनका खून उस तेजी से नहीं निकलता जितनी तेजी से हमारा मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का निकलता है। उनको पहाड़ों पर चढ़ना इसी तरह लगता है जैसे हमें मैदानों में चलना। उस तरीके से उनका सांस नहीं फूलता जिस तरह हमारा फूलता है। थिन एयर लंग्स, वेदर क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन, पूरे मारखोर हैं ये। ट्रैक कैसे ढूंढना है, रास्ता कैसे ढूंढना है, किस पॉइंट के ऊपर तेज उतरना है और किस पॉइंट के ऊपर रुक कर पैर रखना है। दे आर ऑटो कन्फिगर्ड। आपको एक बात बताऊं कि इंडियन आर्मी के अगर 70% लोग हमने अपनी गोलियों से मारे हैं तो 30% लोग उनके पहाड़ के ऊपर से गिर के मरे हैं। वल्लाह एब्सोल्यूट जुवेनाइल्स। और मुकाबला किनका करेंगे? चित्रालियों का। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हमेशा से इंडियन फौजियों को दबा के मारा है। वो 1948 की कश्मीर की आज़ादी की जंग आप देख लें, स्काउट्स थे उसके अंदर। वो आप 65 की जंग देख लें, वो आप 71 की जंग देख लें, या फिर कारगिल की जंग देख लें। तो ये तो इनके ब्लड के अंदर है कि ये तो इंडियंस को इतना मारते हैं कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। हिंदू कुश माउंटेन्स का नाम हमने नहीं रखा, इंडियंस ने ये नाम रखा हुआ है, क्योंकि जब इनके ये लोग वहाँ से ट्रेवल करते थे और जम्मू में जो इनके टेम्पल्स हैं वहाँ वो आ रहे होते थे तो रास्ते में इन माउंटेन्स के अंदर ये लोग इनको पकड़ के मारते थे। इसलिए हिंदुओं ने इन माउंटेन्स का नाम हिंदू कुश रखा हुआ था। अब जैसे हम भी हैं, वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस, लेकिन फिर भी हम जरा देख के पाँव रखते हैं कि यार स्लिप ना हो जाए। लेकिन ये लोग इन चीज़ों से बियॉन्ड हैं। साफ ज़ाहिर है भाई ये उनका इलाका है, इट्स देयर प्रिविलेज। खैर अब हजरत अली हमारे साथ आ तो गया था, लेकिन वो एक पैर रखे, वो उड़ के आगे, हम उसको कैच अप करने में हमें मुश्किल। अब हम पीछे से उसको आवाज़ भी नहीं दे सकते कि हजरत अली ज़रा आहिस्ता चल। जूनियर हमारे थे, हमने दिल में बोला कि यार ये हम कहाँ फंस गए हैं, ये हम इधर पहुँचते हैं, ये हमसे 1 किलोमीटर आगे पहुँचा होता है, उसको कह भी नहीं सकते कि यार तू स्लो चल। तो हमने कहा कि यार ये किस मुसीबत में फंस गए हैं हम। और ये माशाल्लाह था भी बड़ा तगड़ा। खैर जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह अल्लाह करके हम नीचे पहुंचे, हमने सामान उठाया। तो मैंने जब इसको देखा तो इसने बहुत ज़्यादा सामान उठाया हुआ था। मैंने कहा हजरत अली अब नीचे तो तू उतर गया, लेकिन अब इतना ज़्यादा सामान लेके तू ऊपर कैसे चढ़ेगा? आगे से मुझे कहता है कि साहब आपके पास ये जो 2 गोलियों वाले डब्बे हैं ये भी मुझे पकड़ा दें, मैं इनको लेके ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये ले। खैर वही हुआ जिसका डर था। हजरत अली ने वो सामान भी उठाया और ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरने से ज्यादा तेज, ये पैर रखे लेफ्ट पे, ये पैर रखे राइट पे, और हजरत अली साहब ऊपर। हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, उसके पीछे सांस हमारा फूल रहा है। मेरे साथ जो मेरे 3 बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि साहब आइंदा हमने आपके साथ नहीं जाना अगर आप इसको लेके आएंगे। वो मुझे कहते हैं कि साहब हम दिल में बेइज्जती फील कर रहे हैं, ये किस तरीके से चढ़ रहा है और हमारा इधर सांस फूला हुआ है। खैर मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा अब किसी ना किसी तरीके से अब ऊपर पहुंचे। दिल में मैं भी यही कुछ सोच रहा था जो वो सोच रहे थे। मसला ये था कि वो जिस पेस से ऊपर चढ़ता था हमें उस पेस से चढ़ने में मुसीबत पड़ जाती थी। सच्ची बात बताऊं कि इन 3 महीनों के अंदर मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये माउंटेन स्केल किए हैं, लेकिन उस दिन मैंने दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक इस सफर को जल्द खत्म कर हमारे लिए। आधा रास्ता जब गुजरा तो मैंने उसको बड़े बहाने बनाए। मैंने कहा हजरत अली आहिस्ता चलो, दुश्मन उधर बैठा हुआ है, हमारे पे फायर आ सकता है, आहिस्ता आहिस्ता चलो, कवर लेके चलो। वो भी बहुत तेज था, उसने कहा कि साहब जब फायर आएगा तो देखी जाएगी, हमारे पास भी तो गन है, फायर आएगा तो हम उनको उल्टा मारेंगे। और आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, यहाँ दुश्मन की नजर से हम ओझल हैं, यहाँ दुश्मन का हम पे फायर बिल्कुल भी नहीं आएगा। दिल में मैंने बोला अबे तेरी तो तू हमें सही पूरा पड़ा है, पहले हमें मशीन गन से मारने लगा था, अब हमें पहाड़ पे भगा के मारेगा। खैर दिल को तसल्ली हमने दी कि दालें शालें पत्ती चीनी शीनी सब आ गया है, एमुनिशन भी बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन ऑनेस्टली जितना सामान हम तीनों ने उठाया हुआ था उससे डबल हजरत अली ने अकेला उठाया हुआ था। मुझे याद है कि जब वो सामान उसने अपनी कमर के ऊपर रखा ना और उठाया तो मैंने उसको बोला कि यार तू चलेगा कैसे इतने ज्यादा सामान से।
तो आगे से मुझे कहता है कि साहब आप मुझे पकड़ के दिखाना। मैंने भी दिल में कहा कि बेटा नीचे उतरते हुए तो तूने ऐसे किया है हमारे साथ, अन्ना भी तू शेर नहीं, देख लेंगे तुझे कैसे तू ऊपर चढ़ता है। लेकिन वल्ला नीचे उतरते हुए तो तेजी में इतना ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन ऊपर इतना तेज चढ़ने में, इसके साथ कैचअप करने में तबीयत हमारी साफ हो गई। 23 साल के बाद आज आपको बता रहा हूँ कि वो पहली और आखिरी बार था कि हम हजरत अली को नीचे लेके गए। वो हमेशा हमें कहता रहा कि साहब मैं आऊँ साथ, लेकिन हम कहते रहे नहीं भाई तू फलां काम कर, ये काम कर, लेकिन उसको साथ लेके हम नहीं आए नीचे। दिल में हम कहते थे कि भाईजान मेहरबानी फरमाएं, थोड़ा बहुत मोरल जो हमारे अंदर बचा हुआ है, सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है, वो इंडियंस को मारने के लिए हमें रहने दें। तुझे अगर एक बार और हम साथ ले गए तो यकीनन अपने आप से भी नफरत हो जाएगी। तू इधर ही अच्छा है पोस्ट के ऊपर, तोलोलिंग के ऊपर, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। पिछले 7 दिन से तोलोलिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूस बॉम्बिंग हो रही थी और हम तकरीबन 9 से 10 ब्रिगेड लेवल अटैक्स रिपल्स कर चुके थे। तोलोलिंग के ऊपर हमारी 3 लिसनिंग पोस्ट थी और राइट फ्लैंक वाली जो सेकंड पोस्ट थी हमारी, उसके ऊपर हजरत अली बैठा था और उसके नीचे बस 600 मीटर दूर राजपुताना राइफल का बेस कैंप था। I was about 3 hours away from Tolaling that we saw flames coming out of the mountain. Heavy artillery fire. कम से कम 1400 से 1500 शेल फायर हुए थे। The mountain was full of thick grey smoke. We could barely see anything. क्योंकि ये आर्टिलरी नीचे से राइट फ्लैंक काक्सर वाली साइड से चल रही थी, तो इसकी पहली लैंडिंग रेंज हजरत अली की पोस्ट थी और उसके ऊपर इन्होंने बेशुमार शेल मारे। उस वक्त हजरत अली की पोस्ट के ऊपर उसको मिला के टोटल 7 लोग थे और अम्मार भी वहां मौजूद था। 7 लोगों को कम से कम 2500 इंडियन सोल्जर्स ने सराउंड किया हुआ था। हम बहुत तेज चल के पोस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो पोस्ट हमसे फिर भी काफी दूर थी और हमें हजरत अली के बंकर में से स्पार्क्स नजर आ रहे थे मशीन गन के लेफ्ट टू राइट सिमिट्री के अंदर, और इंडियन सोल्जर्स की चीखें हवा में गूंज रही थी। हम 4 लोग थे, हम और तेज दौड़ना शुरू हो गए। हजरत अली वॉज स्मैशिंग द इंडियंस। जो पत्थर के ऊपर से सर उठाता था उड़ जाता था हवा में, मगर वो थे बहुत ज्यादा और उनके कमांडिंग ऑफिसर उनको गालियां दे के जत्थों में आगे कर रहे थे। 5-5, 6-6 मीटर गेन करने के लिए 30-30, 40-40 इंडियन जहन्नुम वासिल हो रहा था। हम तोलालिंग मेन पोस्ट के ऊपर पहुंचे और वहां से राइट फ्लैंक की साइड के ऊपर जल्दी जल्दी उतरे एंड वी रश टूवर्ड्स हजरत अलीज लिसनिंग पोस्ट। हमें वहां सिर्फ हजरत अली नजर आया जो मशीन गन का फायर कर रहा था, और अम्मार जो था वो हमें नीचे, आप कह लें 200-300 मीटर मजीद नीचे, इंडियंस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ता हुआ नजर आया। सडनली हजरत अली रैन आउट ऑफ बुलेट्स एंड इंडियंस टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आरपीजीज फायर करना शुरू कर दिए ऊपर की तरफ। हमें भी कवर लेना पड़ा और हजरत अली के बंकर के ऊपर उन्होंने कम से कम 60 से 70 आरपीजीज 1 मिनट के वाई के अंदर फायर कर दिए। उनमें से एक हजरत अली के बिल्कुल पास आके गिरा और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। हम अब हजरत अली की पोस्ट से तकरीबन 1 मिनट दूर थे। हजरत अली ने अपनी पोस्ट के ऊपर बेशुमार पत्थर जमा किए हुए थे। उसने उस जख्मी हालत में वो पत्थर उठा के इंडियंस को मारना शुरू कर दिए। दीज स्टोन्स वर नो लेस देन एन आर्टिलरी शेल। ये जब ऊंचाई से आपके सर के अंदर आके लगते थे तो दिमाग को चीर के रख देते थे, और ऐसे ही हुआ। 10 से 15 इंडियन जो ज्यादा जोश मारकर आगे आ रहे थे वो उधर ही लेटे पड़े थे और उनके दिमाग, उनकी आंखें फटी हुई थी। इतने में जब हम पोस्ट के पास आए और हमने फायर खोल दिया तो इंडियंस को लगा कि पीछे से बहुत बड़ी रीइंफोर्समेंट आ गई है, और वो 2-2.5 हज़ार बंदा जिस जगह पे बैठा था वो वहीं बैठ गया। इतने में पीछे से इंडियंस के जो कमांडिंग ऑफिसर नीचे बेस पे बैठे हुए थे वो इम्पेशेंट हो गए और उन्होंने इनको वायरलेस किया कि आगे बढ़ो, और ये वाले आगे बढ़ नहीं रहे थे तो उन्होंने पीछे से आर्टिलरी खोल दी। और यकीन जानिए इंडियंस की अपनी आर्टिलरी अपने ही लोगों के ऊपर आके गिरी और कम से कम 200 से 250 बंदा इंडियंस का मुर्दार हुआ और राजपुताना राइफल्स के अंदर पैनिक फैल गया। कुछ लोग उससे आगे बढ़ के आना शुरू हो गए और कुछ लोग नीचे की तरफ छलांगे मारना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ये था कि जिस जगह पे हम बैठे हैं आर्टिलरी यहाँ गिर रही है तो इस जगह से तो किसी तरीके से हम हटें। जो 100-150 लोग हमारे ऊपर आगे आ रहे थे वो बेसिकली चार्ज नहीं कर रहे थे,
They were not firing, they were just running away from their own artillery strikes. तो हमारे लिए तो ऐसे ही था कि जैसे ब्लैंक टारगेट सामने खड़े हैं। हमने उन 100-150 को SMG फायर से भून के रख दिया। मैंने हज़रत अली की तरफ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहा था। मैंने कपड़ा फाड़ा और उसके पेट के ऊपर मैंने बांधा, जिससे उसकी इंटेस्टाइन जो आप कह लें कि ऑलमोस्ट बाहर पड़ी थी उसको अंदर करके मैंने उसको रिकवर कराया कि तू बैठ, मैं ज़रा नीचे से इनको मार के आता हूँ। मैं आगे जा रहा था कि उसने हाथ बढ़ा के मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा साहब उठाएं, तो मेरी आंखों के अंदर वल्लाह आंसू आ गए। मुझे भी पता था और हज़रत अली को भी पता था कि इतना ब्लड लॉस हो गया है कि वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन उस बंदे की जुर्रत देखें कि उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का अगर 1 सेकंड भी बाकी है तो मैं लड़ते हुए वो 1 सेकंड गुजारूंगा, इधर मैंने बैठ के क्या करना है। खैर मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों नीचे की तरफ दौड़े। हमने देखा कि कई इंडियन मुर्दार पड़े हैं और कई लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हज़रत अली ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर वहाँ भी 7-8 इंडियंस को मारा। उसके अंदर एक स्किल थी, वो चिन से पकड़ के ऐसे ऊपर झटका देता था अपने हाथ से और बंदे की गर्दन ऐसे लटक जाती थी पीछे की तरफ। हम लोगों ने जल्दी जल्दी वेपन्स इकट्ठी की, वहाँ जो बाकी इंडियंस थे उनको मुर्दार किया और वापस अपनी लिस्टिंग पोस्ट की तरफ बढ़े। जब हम वहाँ बैठे हमने अपनी वेपन्स को दोबारा रियलाइन किया तो हज़रत अली मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था और कहता है कि साहब 300 से 400 लिटा दिए मैंने। राजपुताना राइफल का बाकी सारा यूनिट जो था वो नीचे की तरफ 300-400 मीटर वहाँ वो जाके पोजीशन हो गया। मैं और हज़रत अली उठे और हमने देखा कि इंडियंस की चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ हज़रत अली मुझे कहता है कि सर जी ये देखें ये कौन पड़ा हुआ है। तो वहाँ विवेक गुप्ता, मेजर विवेक गुप्ता की लाश पड़ी हुई थी और उसका पूरे का पूरा टॉर्सो यानी पूरे का पूरा पेट फटा पड़ा था। कहता है साहब ये नीचे से तो बहुत नारे लगाता था, मैंने इसको बहुत आवाज़ें दी कि तू ऊपर आ। ये मुझे आवाज़ें लगाता रहा, अपनी जगह से हिला नहीं। फिर मैं नीचे गया और मैंने इसको SMG का फायर मारा। ये समझता था मेरी गोली से तेज़ भागेगा, पीछे से इसको वो फायर लगा और इसका पूरा कमर पेट सब उड़ गया। हमने वहाँ खड़े होकर इंडियंस को आवाज़ें दी कि आ जाओ बच्चों, 300-400 तुम्हारा बंदा पड़ा हुआ है, इसको ले जाओ, इनकी बॉडीज़ को ले जाओ, हम भी थक गए हैं, हम ऊपर अपनी पोस्ट पे आराम कर रहे हैं, हम तुम्हें फायर नहीं करेंगे। इंडियंस ने आगे से कुछ जवाब नहीं दिया और फिर 15-20 मिनट के बाद दोबारा से आर्टिलरी शेल चलना शुरू हो गए। इसके बाद इंडियंस की फ्रेश माउंटेन रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स ने दोबारा हमारे ऊपर अटैक किया और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। हज़रत अली को इसके अंदर 3-4 गोलियां और लगी। हम जब वहाँ बैठे तो मैंने हज़रत अली की तरफ देखा तो मुझे मुस्कुरा के देख रहा था और कह रहा था कि साहब वापस ले जाओगे कि नहीं। मैंने कहा जिंदा तू जाने को तैयार नहीं है, अब जब तू शहीद होगा तो फिर उस वक़्त तक अगर मैं बचा तो मैं वादा करता हूँ ले जाऊँगा तुझे। वैसे असल बात तो ये है कि तुमने मेरे से वादा किया था हज़रत अली कि तुम हम सबको बचाओगे, अब तो खुद ही लेटा पड़ा इधर। पीछे से इंडियंस हमारे पे खुली शेलिंग कर रहे थे और नीचे से राजपुताना राइफल्स और माउंटेनियर्स ये दोनों ऊपर RPGs के फायर कर रहे थे। इतने में हमारे पास आके 2-3 शेल गिरे जिनके शार्पनल्स मुझे भी लगे और हज़रत अली को भी लगे। What I saw last of the brave heart that he was still firing when he took his last breath। हज़रत अली शहीद हो चुके थे and due to blood loss and due to excessive injuries। I myself closed his eyes। मैंने वेपन से उसका हाथ हटाया और उसकी फिंगर जो ट्रिगर फिंगर थी उसको क्लोज किया। फाइनली आफ्टर अ बैटल ऑफ 7 to 8 hours कॉन्टीन्यूस बैटल, इंडियंस जो थे वो वापस अपनी बेस कैंप की तरफ चले गए और मैंने साइड से देखा कि अम्मार ऊपर आ रहा है। मैंने कहा सर जी आप किधर से आ रहे हैं ऊपर, और उसने मेरी तरफ देखा तो वो बोला ओए चीते तू फिर से बच गया। सर अम्मार मुझे इस नाम से पुकारते थे। हमारे ऊपर मेन पोस्ट से 4 लोग नीचे आ चुके थे हमें रिप्लेस करने के लिए और हमने हज़रत अली को उठाया, अपने कंधे पे मैंने हज़रत अली को उठाया और हम इसको लेके ऊपर मेन पोस्ट के ऊपर आए और मेन पोस्ट से हमने हज़रत अली की बॉडी को वापस पाकिस्तान रवाना किया। आप लोग कभी भी गिलगित जाएं तो गीपस ज़रूर जाएं और वहाँ जाके हज़रत अली की कब्र पे
ज़रूर फातिहा ख्वानी करें और उसकी फैमिली से जाके ज़रूर मिलें। द ब्रेव हार्ट स्लीप्स देयर इन हिज विलेज। कारगिल LOC से 20 किलोमीटर इंडिया वाली साइड के ऊपर है। जो कारगिल के शहीद हैं, जिनकी आप कब्रें पाकिस्तान में देखते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर शहीद नहीं हुए। इनको हम इंडियन ऑक्युपाइड लद्दाख से 20 किलोमीटर अंदर से वापस लेके आए हैं। पाकिस्तान आर्मी अपने भाइयों को छोड़ा नहीं करती। हम अपने किसी जख्मी, किसी शहीद, किसी जिंदा को अकेला छोड़ के वापस नहीं आते। हम जीते भी उनके साथ हैं और हम मरते भी उनके साथ हैं। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर कैप्टन अम्मार हुसैन के ऊपर 100% फिट आता है। कैप्टन अम्मार हुसैन से मेरी पहली मुलाकात तोलालिंग के ऊपर हुई। कारगिल की जंग के अंदर तोलालिंग मेरी पहली पोस्ट थी और मेरी पहली रिपोर्टिंग कैप्टन अम्मार को ही थी। कैप्टन अम्मार का ताल्लुक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से था और आप ये कह सकते हैं कि इन पूरे कंपाउंड में पाक आर्मी का अगर सबसे तगड़ा आदमी था तो वो कैप्टन अम्मार था। इतनी जोरदार उनकी ग्रिप थी। हमारे SSGs को हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक अजीब ही शौक है। कैप्टन अम्मार की भी हर मुमकिन कोशिश होती थी कि दुश्मन के फौजी को इतना करीब आने दें कि फिर हाथ लंबा करके उसकी गर्दन ही दबोच लें। कैप्टन अम्मार बिल्कुल ऐसे ही करते थे और हमें भी गोली नहीं चलाने देते थे कि इनको गला दबा के ही मारना है। कारगिल के अंदर सबसे ज्यादा जो जंग लड़ी गई है वो तोलालिंग कंपाउंड के ऊपर लड़ी गई है और कैप्टन अम्मार तोलालिंग पे इंचार्ज थे, जैसे कर्नल शेर खान टाइगर हिल पे थे। तोलालिंग के ऊपर हमारी 3 लिसनिंग पोस्ट थी और एक मेन पोस्ट थी। 3 लिसनिंग पोस्ट को इंडिया ने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। 3 पिंपल्स, हम्प, नॉल। हम टोटल 19 लोग थे तोलालिंग के ऊपर। जब मैं पहली दफा कैप्टन अम्मार से मिला तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ भाई जवान, लगता तो तू तगड़ा है, क्या तेरा दिल भी ऐसा ही तगड़ा है कि नहीं? मैंने कहा अम्मार सर आप हुक्म करें, क्या करना है? तो मुझे कहते हैं कि नीचे जा और इंडियन की बेस के ऊपर से 2 बंदे पकड़ के ले आ। मैंने कहा क्यों सर, आज बंदे पकाने हैं? अभी हमें तोलालिंग के ऊपर आया आप कह लें कि 4 से 5 दिन ही हुए थे। कहते हैं नहीं यार अभी ऐसा मौका तो नहीं आया, लेकिन इंडियंस को जरा बताना है कि हम इधर आ गए हुए हैं, इसलिए इन बंदों को मंगवा रहा हूँ। चल तू छोड़, मैं खुद लेके आता हूँ। और कैप्टन अम्मार उठे और तेजी से नीचे उतरना शुरू हो गए तोलालिंग के। मैं उनके पीछे, उनको मैंने आवाज़ दी कि मैं कहा वो सर जी रुक जाएं, मैं चलता हूँ आपके साथ। और मैंने उनके पीछे दौड़ लगा दी। हम दोनों लोग जब तोलालिंग से नीचे उतरे तो हमने देखा कि 5 से 6 इंडियन सोल्जर्स एक जगह के ऊपर अपनी पोस्ट एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और एमुनिशन डंप कर रहे हैं। ये मद्रास यूनिट के लोग थे। मद्रास यूनिट सियाचिन के अंदर पोस्ट होता था और जो पहला यूनिट इनका कारगिल के अंदर आया तो वो मद्रास यूनिट था और मद्रास यूनिट वाले लोग सबसे पहले वहाँ आए। हमें जब उन्होंने देखा तो वो नीचे की तरफ उन्होंने भागना शुरू कर दिया। हमारे पास हालांकि वेपन्स थे, हम उनको गोली मार सकते थे, लेकिन अम्मार ने बोला हुआ था कि इनको मारना नहीं, इनको जिंदा पकड़ना है। तो वो जब हमें देख के एकदम से उन्होंने दौड़ लगाई तो हम उनके पीछे भागना शुरू हो गए और अम्मार ने नीचे से पत्थर उठा के उनकी तरफ फेंके, जो उनमें से एक को सर के ऊपर लगा और वो रोल करता हुआ नीचे गिर गया। अम्मार ने शेर की तरह जंप मार के उसको दबोच लिया और मैं क्रॉस करके दूसरे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू हो गया। वल्लाहुल अज़ीम इंडियंस का भागने के अंदर कोई जवाब नहीं। बहुत ही मुश्किल है कि इनको पकड़ा जाए, बहुत तेज़ भागते हैं। खैर मेरे और उसके अंदर जब गैप बहुत थोड़ा रह गया तो मैंने अपनी राइफ़ल उसके पीछे से टांग के ऊपर मारी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हुआ और वो सीधा जाके मुंह के बल पत्थरों पे गिरा और उसका मुंह सारा फट गया। वो शदीद रोना शुरू हो गया, और लेकिन मैंने उसको बालों से उठाया और मैंने कहा कि चला जा ऊपर, और उसका हाथ पकड़ के मैं उसको ऊपर अम्मार के पास लेके आया। तो अम्मार ने मुझे उस दिन बोला कि वाह भाई, चीते की तरह भागा है, और उस दिन अम्मार ने मेरा नाम चीता रख दिया। वो जब मुझे बुलाते मुझे कहते चीते चलना है, तो मैं कहता सर चलें। खैर ये 2 सोल्जर्स जो हमने मद्रास यूनिट के पकड़े, ये बेचारे बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो गए
दे वर पेट्रिफाइड। वो हमें मिन्नतें करना शुरू हो गए कि सर खुदा के वास्ते हमें छोड़ दें, आप हमें भगवान के वास्ते छोड़ दें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, हम कभी महाज के ऊपर नहीं आएंगे, आप हमें जाने दें। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमें वास्ते दिए। लेकिन भाईजान जंग हो रही थी, हमने उनको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। अब ये उनकी कमबख्ती थी कि वो हमारे हथे चढ़ गए। वो दोनों वहाँ 2 से 3 दिन बंधे रहे। यकीन जानिए हमने उनका पूरा ख्याल रखा। पत्थरों पे हम सो रहे थे, पत्थर के ऊपर ही वो नीचे बैठ के सो जाते थे। जो हम खाते थे रूखी सूखी, वही हम उनको खिलाते थे। और वो लोग चीखते चिल्लाते रहते थे, अपने यूनिट को बुलाते रहते थे। और अम्मार भी ऊपर से उनको आवाज़ें लगाता रहता था कि आके इनको ले जाओ। लेकिन मजाल है कि मद्रास यूनिट वालों के दिल थोड़े से भी अपने साथियों के लिए नरम पड़े हों, वो लोग ऊपर नहीं आए। 2 दिन इनको हमने उधर रखा, इनकी खातर तवाज़ा जितनी हम कर सकते थे हमने की। फिर हमने इनको बोला कि अब हम क्या करें, तुम्हें छोड़ें, मारें, क्या करें? तो उन्होंने हमें कहा कि सर आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें छोड़ देंगे। खैर अम्मार ने मेरी तरफ देखा, तेरा निशाना कैसा है? मैंने कहा सर 800 के ऊपर पक्का है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 800 तक इनके ऊपर गोली नहीं चलानी, 801 के ऊपर तूने इन पे गोली चलानी है। हमारा जो वाया लिसनिंग पोस्ट का और इनके बेस कैंप के साथ था वो तकरीबन 1100 मीटर था। तो हमने ऊपर से देख के एक निशान लगाया कि ऑलमोस्ट वहाँ जाके ये 800 मीटर बनेगा। हमने उनको बोला कि 800 मीटर तक हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, आप चले जाएं, 800 क्रॉस होगा तो हम चलाएंगे। आपका नसीब, आपकी किस्मत, अगर आप बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो नो हार्ड फीलिंग्स। मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन हमें वादा करें कि 800 के ऊपर आप गोली नहीं चलाएंगे। तो हमने कहा डोंट वरी, हम गोली नहीं चलाएंगे। एक्चुअली हम इनको छोड़ने के लिए लेके नहीं आए थे। हमारा मकसद था कि हम इंडियंस को ये दिखाएं कि इनमें से जो भी ऊपर आएगा हम उसका क्या हश्र करेंगे। लेकिन फिर हमने इनकी हालत देखी और वो 2 दिन में हमारा दिमाग खा गए रो रो के। तो हमने बोला कि इनको छोड़ देते हैं। फेयर इनफ। और मुझे अम्मार ने ऐसे देखा कि बेटा अब तूने बोला निशाना पक्का है, अब तेरा अगर निशाना सही ना हुआ तो मेरा निशाना तो पक्का है तेरे लिए। वल्लाह वो दोनों बिजली की तेज़ी से भागे और ऐसे भागे गिरते पड़ते दरमियान में, क्योंकि इन बेचारों को माउंटेनियस टेरेन के ऊपर चढ़ना और भागना और मनूवर करना इतना आता नहीं था। 4-5 दफ़ा वो बेचारे नीचे गिरे, फिर उठे। हम मुतमईन रहे। जैसे ही उन्होंने 800 मीटर वाला मार्क क्रॉस किया, मैंने 2 शॉट्स लिए और वो दोनों उधर गिर गए। सर अम्मार ने मेरी तरफ देखा और बोला वाह भाई, कि अब मैं मान गया हूँ कि तेरा निशाना भी बहुत पक्का है। कैप्टन अम्मार निहायत ही जीदार बंदा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मार जब कभी भी तोलालिंग से रात को नारा लगाता था तो टाइगर हिल से हम जवाब देते थे। कभी आज़ादी पोस्ट से जवाब आता था और कभी काकसर से। आप खुद सोचें, जब मुकम्मल खामोशी और पहाड़ों के हौलनाक सन्नाटे में अम्मार के नाराए तकबीर की गूंज आती थी तो यकीनन दुश्मनों के जिस्म को ऐसे चीर के निकल जाती थी कि जैसे रूह जिस्म को छोड़कर बगैर किसी फिजिकल मार्क के आराम से निकल जाती है और बंदा सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए पैरालाइज्ड हो जाता है। कुछ भी नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। पाँव के नाखून से लेके आंखों की पलकों तक एक एक हिस्से से वो गुजरते हुए, चीरते हुए निकल जाती है। कई बार हम अम्मार को कहते थे कि सर जी आहिस्ता नारा लगाएं, ये ऊपर से एवलांच गिर जाना है और हम सब ने बर्फ के अंदर दब जाना है। जब वो अपनी गरजदार आवाज में नारा लगाता था तो पहाड़ हिलते थे, हमारे पैरों के नीचे से जमीन वाइब्रेट करती थी। जैसे जनरल ज़ियाउल हक फरमाते हैं कि इस्लाम की इक़दार ये होनी चाहिए कि जो अल्लाह को मानने वाला है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, उनके नाम का शदाई है, जिस वक्त वो नारा लगाए तो जमीन फट जाए। हम अम्मार के नारे का जवाब अल्लाहु अकबर से देते थे। अम्मार यूज्ड टू से नारा तकबीर एंड वी रिस्पॉन्डेड by Allahu Akbar. Then he used to say नाराए हैदरी and we responded या अली मदद। फिर 3 दफ़ा वो बोलता था
तकबीर हम कहते थे अल्लाह अकबर, तकबीर हम कहते थे अल्लाह अकबर। और तीसरी दफ़ा जब वो बोलता था तकबीर, तो बाय दैट टाइम हम दुश्मन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते थे और हमारे दिल से आवाज़ आती थी अल्लाह अकबर। वल्लाहि जब अम्मार तकबीर बोलता था तो ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने हमारे दिल को अपने हाथ में ऐसे दबा दिया हो, कस के दबा दिया हो। और फिर जब हम बोलते थे अल्लाह अकबर तो ऐसे मुट्ठी खुलती थी और हमारा दिल जो है वो पंप करता था। बेशक नारे तकबीर अल्लाह अकबर में वो तासीर है जो मुजाहिद की ताकत और दुश्मन पे हमारे खौफ को 1000x कर देता था। आसान लफ्जों में आपको बताता हूँ कि 1000 गुना ज्यादा कर देता था। जंग यरमूक का आपको एक वाकया बताता हूँ जिसमें मुसलमानों की तादाद क्रिश्चियन से, बैजेंटाइन एम्पायर से तकरीबन आप कह लें कि अगर मुसलमान सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें या फिर अनोनिमसली हमारी वेबसाइट sarias.com पे जाके परचेज करें। कीप सपोर्टिंग योर वन एंड ओनली सारियास। की तादाद 40,000 थी टोटल, तो उधर उनके अगेंस्ट जो लश्कर था वो 3.5 से 4 लाख का लश्कर था। लेकिन उस वक़्त ये जियो फेंसिंग और ये सारी चीज़ें ये तो नहीं थी कि जिनसे पता लगाया जा सकता था कि हमारी तादाद कितनी है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने 10-10 हज़ार के 4 ग्रुप बनाए हुए थे मुसलमानों के, जो डिफरेंट जगह में वादी यरमूक के अंदर पोजीशन थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको बोला हुआ था कि हर 10 से 15 मिनट के बाद एक ग्रुप जो है वो नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलेगा और बाकी सारे अल्लाह अकबर उसके बाद बोलेंगे। उसके बाद दूसरे कोने से दूसरा ग्रुप तकबीर बोलेगा और फिर सारे जो हैं अल्लाह अकबर बोलेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। दुश्मन के ऊपर इसका ऐसा असर हुआ साइकोलॉजिकल, और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा खौफ तारी कर दिया कि उनकी 4 लाख की फौज अगले दिन मुसलमानों के 40,000 के लश्कर से हार गई। सारे जो उनके चैंपियन थे जैसे हरकुलिस और बाकी कुछ भी ना कर सके। उनके दिलों में अल्लाह ताला ने ऐसा खौफ डाल दिया था कि उनसे तलवार नहीं उठ रही थी। वी यूज्ड टू रिपीट द सेम टैक्टिक्स, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारे पास अम्मार था जिसके नारे बेशक आसमान फाड़ देते थे और ज़मीन को हिला देते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने इसी कैफियत के ऊपर एक शेर लिखा है जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि माँ सिवाय अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। यानी जैसे हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं नमाज के हर रुकन के अंदर, एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के लिए हमें अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है, लेकिन वो जो अल्लाह अकबर हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, उसकी तासीर, सिर्फ उसकी तासीर जो है वो ठंडी है। बाकी हर कैफियत में अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट की तासीर आग की मानंद है। अल्लामा साहब फरमाते हैं माँ सिवाय अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। मुसलमान होने का मतलब ये है कि सही मुसलमान, अगर तू अल्लाह पे तवक्कल करने वाला सही मुसलमान है और बुताने वहमो गुमा और दुनिया के बुत यानी वो मेरा काम करेगा, वो मुझे बचाएगा, इन चीज़ों में नहीं पड़ता, ये शिरक नहीं करता बुताने वहमो गुमा के, तो फिर जो तेरी तदबीर है वही तेरी तकदीर अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर को ईजी मत लें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी जब आप ये बात सुन रहे हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई होगी। हम जब भी तोलोलिंग की तरफ जाते थे तो कैप्टन शेर खान हमें ये पैगाम भिजवाते थे कि अम्मार को बताना है कि फ़लाँ वक्त, ज़्यादातर हमारे अटैक्स 2 से 3 बजे सुबह के वक्त होते थे, या फजर से पहले या फजर के फौरी बाद। तो वो पैगाम भिजवाते थे कि अम्मार को ये ज़रूर कहना कि इस टाइम के ऊपर तुमने नारे लगाने हैं, क्योंकि तुम्हारे नारे की जब आवाज़ मुझे आती है मेरे हाथ और मजबूती से हिट करते हैं और मेरे कदम और तेज़ बढ़ते हैं दुश्मन की तरफ। वैसे तो इन दोनों के दरमियान 8 किलोमीटर का फ़र्क था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन टॉप्स के ऊपर से क्रो फ्लाइट में ये 2 से 3 किलोमीटर था, तो एक दूसरे को स्पार्क्स भी नज़र आते थे,
गोलियों की और आर्टिलरी शेल्स जब गिरते थे उनकी आवाजें भी सुनाई देती थी और नारे भी क्रॉस होते थे। वल्लाह, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर 25% हिस्सा असगर सुदाई के इस शेर का है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि कारगिल जंग के अंदर 80% हिस्सा हमारे जज्बे का कैप्टन अम्मार हुसैन के नारों का है। जैसे मैंने आपको गोस्ट ऑफ कारगिल में बताया था कि हमारे पास कोई सप्लाई तो थी नहीं, हमने 17,000 फुट के पहाड़ चढ़ने थे और हमने अपनी वेपन्स और अपनी एमुनिशन को भी लेके जाना था। लाइट मशीन गन वॉज द मैक्सिमम वी हैड, बुलेट्स, ग्रेनेड्स, इन सारों को हमने अपने बैकपैक में डाला हुआ था। बादामों के, खजूरों के 2-2 पैकेट्स, तो ये चीज़ें थी जिनके साथ हम कारगिल के अंदर 20 किलोमीटर अंदर चले गए। हमने अंदर अगस्त तक रुकना था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये 4 महीनों की जो प्लानिंग हमारी थी, इसके अंदर जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो थी फूड रिजर्व्स, और हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता था। अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को जज करते हैं तो फिर आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जो हंगर गेम्स आप अभी देखते हैं, इसके असल जो इन्वेंटर हैं वो हम ही हैं। हमें शुरू से पता था कि हमारे पास फूड स्टॉक्स नहीं और हमें कुछ ना कुछ करना है एनिमी टेरेन के अंदर जाके। सर्वर ने हमें जाने से पहले बोला था कि सर जी आप बेफिक्र हो जाएं, सांप, चीता, लोमड़ी, उकाब, जो भी चीज़ मिलेगी मैं आपके लिए पेश करूंगा। हम बड़े मुतमईन थे, हमने कहा कि चलो ये जिम्मेदारी सर्वर ने ले ली है। लेकिन वहां जाके हमने ये चीज़ देखी कि वहां तो कोई जानवर, ना पानी, ना परिंदा, ना चरिंद, सर कोई नबातात और हशरात कुछ भी नहीं है वहां। टाइगर हिल, तोलालिंग, दराज कंपाउंड के अंदर 17,000 फीट के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो चंद दिनों के बाद ही हमें लेने के देने पड़ गए। हमने कहा अब क्या किया जाए। एक आधा दिन तो हमारा, मैं टाइगर हिल के ऊपर कैप्टन शेर के साथ मौजूद था, ऐसा गुजरा जिसमें पिछले 36 घंटों से हमने ना कुछ खाया था ना पिया था। मैंने कैप्टन शेर की तरफ देखा और बोला कि सर जी क्या करें, पत्ते खा लें। तो उन्होंने मेरी तरफ हंस के देखा और उन्होंने बोला कि ठीक है यार, पत्ते खा लेते हैं, लेकिन तू पत्ते भी कहाँ से लाएगा। मैंने कहा सर नीचे चलते हैं द्रास टाउन के अंदर, वहाँ से मैं कुछ जुगाड़ लगा के ऊपर आता हूँ। हम अभी यही बात कर रहे थे कि हमारा एक बंदा एमुनिशन तोलोलिंग के ऊपर दे के वापस ऊपर चढ़ के आ रहा था और उसने हमें आके बोला कि सर जी तोलोलिंग के ऊपर तो 2 दिन से बकरा चल रहा है। ये देखें अम्मार साहब ने आप लोगों के लिए भेजा है, और उसने एक इंडियन का हेलमेट जिसके अंदर बारबेक्यू था हमारी तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन शेर ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, और हमने हसन को बोला कि यार ये इंडियन को ही पका दिया है, क्या कर रहे हो। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह सर, वो तो हराम है, क्या बात कर रहे हैं, ये हेलमेट उनका है, इसके अंदर जो गोश्त है वो बकरे का ही है। फिर उसने हमें बताया कि कैप्टन अम्मार हमें पिकनिक के लिए लेके गए थे, और वो पहली दफ़ा ये लफ्ज़ पिकनिक का टाइगर हिल के ऊपर कारगिल वॉर के अंदर मैंने सुना। और उसने हमें बताया कि हम नीचे गए थे और हमने इंडियन बेस के ऊपर अटैक किया, और इंडियन बेस के अंदर से हम 2 बकरे उठा के ऊपर लेके आए। दालें, चाय, नमक, चीनी सब लेके आए सर, इसी हेलमेट में डाल के तो लेके आए थे हम ऊपर, और एमुनिशन, ग्रेनेड्स, गोलियां और भी बहुत चीज़ें लाए हैं। कैप्टन शेर ने मुझे बोला कि सारी चीज़ें छोड़ और फौरी जा अम्मार के पास और उससे पूछ के ये क्या चक्कर है, गो ना हो। मैंने कहा सर जी थोड़ा खाना खा लूँ। उन्होंने कहा ओहो हाँ आजा आजा, खाना खा ले और फिर फौरी निकल। यही हुआ, हमने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह किया, और मैं तोलोलिंग की तरफ निकल पड़ा। जब मैं तोलोलिंग के ऊपर पहुंचा तो मैंने कैप्टन अम्मार को कैप्टन शेर का पैगाम दिया, और मैंने उनसे पूछा कि सर ये आप क्या चक्कर आपने किया है। तो उसने मुझे बोला कि इट वाज नॉट इन आवर प्लान, हम नीचे रैकी के लिए गए थे, वहाँ हमने देखा कि ये सप्लाई ऑफलोड हो रही है। हमने राष्ट्रीय राइफल के बेस कैंप के ऊपर अटैक किया, वहाँ 10 लोग मौजूद थे, 6-7 उनमें से भाग गए, 1-2 मारे गए, और वहाँ फिर हमें उनके किचन में से ये चीज़ें मिली, तो हम ये चीज़ें ऊपर ले आए। मैंने कहा सर ये तो बहुत ही कमाल आइडिया, हमारे नीचे भी और सारी पोस्टों के नीचे इनके बेस कैंप्स तो बन गए हैं और वहाँ सप्लाईज भी आती हैं। कैप्टन अम्मार ने कहा कि बस अल्लाह ताला की मेहरबानी हो गई है और कल तूने जाना है और नीचे से मद्रास यूनिट के कैंप में से चीज़ें लेके आनी है। मैंने कहा सर हाजिर। इस तरीके से हमारी पिकनिक पार्टीज जो मैं आपको गोस्ट ऑफ कारगिल में बताया था, और हमारी सप्लाईज और हमारी एमुनिशन का मसला जो है वो हल हुआ। कैप्टन अम्मार
हुसैन वॉज द इनोवेटर। ये उनका आइडिया था जो मैंने पिकअप किया और फिर मैं इसके अंदर इतना एक्सपर्ट हो गया कि कैप्टन अम्मार और कैप्टन शेर इस काम के लिए सिर्फ मुझे भेजते थे। यूनिफॉर्म्स की शॉर्टेज की वजह से और धोबी ना होने की वजह से समटाइम्स वी यूज्ड टू गो कि हमने सिर्फ ऊपर एक वेस्ट पहनी होती थी और नीचे पजामा होता था। जी, सफ़ेद बुनियान जो होती है सिर्फ वो, और वो भी हम उतार के अपने मुंह के ऊपर लपेट लेते थे। खुद सोचें, जब इन हौलनाक पहाड़ों के दरमियान फुल माइनस लेवल ठंड में वो बुनियान मुंह पे लपेटे हुए हम इनकी बेसों पे हमला करते थे तो ये खौफ के मारे इनकी जान निकल जाती थी। और ये जो गोस्ट ऑफ कारगिल का मुझे नाम पड़ा, ये उसी वजह से पड़ा क्योंकि ये समझते थे कि ये कोई भूत है जो आता है। चंद दिनों के अंदर अंदर ही मैं अपनी सारी पोस्टों के ऊपर बहुत मशहूर हो गया और हर पोस्ट वाले, वो लिसनिंग पोस्ट हो या मेन पोस्ट हो, वो सारे कहते थे कि सर आप हमारे पास चक्कर लगाएं, सर आप हमें ये सामान ला दें, आप हमें वो चीज़ ला दें। मैं उन्हें आगे से कहता था, अब एक कमीनो सामान कौन सा नीचे दुकान से मिल रहा है कि जाके उठा के ले आना है। और इसके अंदर जो इंडियन बेसिस के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, जिनको मैंने आपको द गोस्ट ऑफ कारगिल के अंदर बताया है, वो सारे के सारे मेरे अंडर आ गए। मेजर अनवर एंड कैप्टन अम्मार जो थे हमारी फाउंडेशन थे इस पूरे तोलालिंग कंपाउंड के अंदर। और कई बार अम्मार मेरे साथ नीचे अटैक्स के लिए जाता था, लेकिन मेजर अनवर जो थे उन्होंने पोस्ट को संभाला हुआ था। जून के बाद हमारी इंडियंस के साथ फ्लैग मीटिंग्स भी होना शुरू हो गई और वो अपनी बॉडीज़ के लिए अक्सर हमें पैगामात भिजवाते थे और मेजर अनवर से रिक्वेस्ट करते थे। ये 30 जून का वाक़या है कि तोलालिंग के ऊपर बेशुमार शेलिंग के बाद इंडिया की तकरीबन 2 ब्रिगेड्स जो थीं, यानी तकरीबन 2000 बंदों ने ऊपर अप्रोच किया, जिनमें जेके राइफल्स भी थे, राजपुताना राइफल्स भी थे, मद्रास के भी लोग थे। एक कलेक्टिव अटैक हमारे ऊपर तोलालिंग के ऊपर हुआ। इस अटैक को मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिपाही हजरत अली के चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया है। ये अटैक तोलालिंग की हमारी जो 3 लिसनिंग पोस्ट थी, जिनको इंडिया ने डिफरेंट नाम और नंबर दिए हुए थे, उनके ऊपर कलेक्टिवली आया। तोलालिंग के ऊपर इंडिया के बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मरे हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक अटैक के अंदर कम से कम इंडिया के 30 से 35 ऑफिसर्स मरे हैं। 80% इनके लोगों को हमने मारा, 20% लोग इनकी शेलिंग से मरे जो मैंने आपको गोस्ट ऑफ कारगिल में एक्सप्लेन किया था, और 20% लोग इनकी अपनी गोलियों से मरे। ये अपने जवानों को आगे भेजते थे और इनके ऑफिसर्स जो थे पीछे पत्थरों के छुप जाते थे। तो इनके जवान जब आगे आते थे, यानी हमारे और इनके ऑफिसर्स के दरमियान इनके जवान होते थे, तो ये पीछे से जब सर ऊपर उठाते थे तो हमारे स्नाइपर इनको टेक डाउन करते थे। इनके ऊपर इतना खौफ था इनके ऑफिसर्स पे कि ये सिर्फ अपनी गन पत्थर के ऊपर से करके चलाते थे। वो गोली हमारे पास तो पहुंचती नहीं थी, लेकिन दरमियान में जो इनके जवान आगे बढ़ने के लिए वहां बैठे होते थे, वो जाके उनको लग जाती थी और वो मर जाते थे। देखें, हमारे लिए एक एक गोली इंपॉर्टेंट थी। और जैसे मैंने आपको बताया, कैप्टन अम्मार जो थे वो तो वैसे ही कहते थे कि इनको गोली से नहीं मारना, हाथों से मारना है। तो हम एक गोली चलाते थे, ये एकदम से फायर खोल देते थे, इनके बंदे मर जाते थे, फिर हम दूसरी साइड से एक गोली चलाते थे। आपको पता है कि कारगिल से जब मैं वापस आया हूँ तो उस वक्त मेरी बंदूक में सिर्फ एक गोली थी। उस एक गोली की बेस के ऊपर मैं 25 किलोमीटर वापस पाकिस्तान में आया। अम्मार ने दरमियान में हमें बोला कि आप बिल्कुल फायर रोक दें और पीछे फॉल बैक कर दें, इंडियंस को ये शो करें कि शायद हमारे बंकर में लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। हमने ऐसे ही किया और हम पीछे डिस्पर्स होके पीछे पत्थरों के पीछे छुप गए और तकरीबन 1 घंटा वेट करने में और कंटिन्यूस फायर करने में इंडियंस को ये लगा कि शायद पाकिस्तानी फ़ौजी सारे शहीद हो गए हैं। तो उनके 3-4 ऑफिसर्स ने पत्थरों के ऊपर से सर उठाया। हमें अम्मार की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि जब तक आपके हाथ की रेंज के अंदर कोई इंडियन ना आ जाए, आपने उसको नहीं पकड़ना, गोली फिर भी नहीं मारनी, गोली ज़ाया नहीं करनी। तो ये डरते पड़ते उठे, आपस में बातें करने लगे। इनको ये लगा कि जैसे अब पाकिस्तानी इधर मौजूद नहीं है। बहुत खुश भी हुए, अपना कैमरा निकाल के तस्वीरें खींचना शुरू हो गए और अपने वायरलेस सेट से पीछे बेस को बताना शुरू हो गए। उस सैनिक की आवाज़ हमें आ रही थी, उसने अपना वायरलेस उठाया, सर रॉबिन हेयर, शायद ये कैप्टन थापड़ था उनका। खैर, जैसे ही इसने ये बोला, मैंने अम्मार की तरफ देखा और एक उंगली उसको दिखाई, मतलब ये कि सर एक गोली चलाने। उसने ज़ोर से सर हिलाया और मुझे सख्ती से देखा
और अपनी पोजीशन से उठा और पत्थरों के पीछे से होता हुआ रॉबिन के पास पहुंच गया। मैं और मेरे 2 साथी भी वहां से निकले और हम भी कवर लेते हुए जो बाकी 7 लोग रॉबिन के साथ मौजूद थे उनके करीब पहुंच गए। डैगर्स हमारे हाथ में थे क्योंकि कैप्टन अम्मार हुक्म दे चुके थे कि गोली नहीं चलेगी, और गोली नहीं चली। 7 के 7 लोग जमीन पर ढेर पड़े हुए थे। इनको चीखने का भी मौका नहीं दिया गया। जो 20 से 25 इंडियन हमसे 5-6 मीटर नीचे थे, हमने उनको ऊपर से आवाज़ दी और उन्होंने हमारी तरफ ऊपर देखा तो उनकी तो जैसे रूह निकल गई हो, और हमने इन 7 बॉडीज़ को उनकी तरफ फेंक दिया। कैप्टन अम्मार ने उनको बोला कि इनको ले जाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो 20 से 25 लोग पहाड़ से छलांगे मार के नीचे भाग गए और वो 7 बॉडीज़ इंक्लूडिंग रॉबिन थापड़ वहीं की वहीं छोड़ के भाग गए। ये राजपुताना राइफल के लोग थे। इनको मैं समझ सकता हूँ उस दिन बहुत गालियाँ पड़ी होंगी 30 जून को, क्योंकि ये नीचे अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये बता चुके थे कि ये तोलालिंग कैप्चर कर चुके हैं और वो आगे मेन बेस में कन्वे कर चुके थे। खैर हमारा मसला नहीं था। 1 जुलाई चढ़ चुकी थी और कैप्टन अम्मार और मैं और हमारे 7 लोग तोलालिंग के ऊपर खड़े थे। एंड उस दिन शायद इट वॉज अ फुल मून। बड़ा ही खूबसूरत समा था पहाड़ों में। चांद की फुल सिल्वर वाइट रोशनी उन 300 से 400 इंडियन फौजियों के ऊपर पड़ रही थी जिनकी लाशें वहां बिखरी पड़ी थीं। कैप्टन अम्मार ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके अंदर 4 मीनार की सिगरेट की डब्बी थी। मुझे कहते हैं रॉबिन स्पीकिंग, माले गनीमत। मैंने उनसे वो डब्बी पकड़ी और मैंने उसको खोला तो अंदर सिर्फ 3 सिगरेट पड़े हुए थे। मैंने कहा सर जी लगता है टेंशन में सारी डब्बी मुका गया पिछले घंटे में। चलें कोई नहीं, 2 मेरे और 1 आपका। ये सुनकर कैप्टन अम्मार मुस्कराने लगे। कहते हैं चीते तू बाज नहीं आएगा। तोलालिंग के ऊपर हमने इंडियन आर्मी के 30 से 35 सीनियर ऑफिसर्स मारे। मुझे याद है 28 या 29 जून को मेजर पद्मा पनी 2nd राजपुताना राइफल, जो काफ़ी दिन से तोलालिंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, ने हमारी लिसनिंग पोस्ट, जिसको इन्होंने मेरे ख्याल में 3 पिंपल्स का नाम दिया हुआ है, उसके ऊपर 600 लोगों के साथ इन्होंने अप्रोच करना शुरू किया। तरीकाकार इनका वही था कि पहले हैवी शेलिंग ये करते थे, जिसके अंदर हम अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे चले जाते थे, और शेलिंग के 10 मिनट के बाद जब धुआं सेटल होता था तो ये अपने जूनियर सैनिक्स को आगे भेजते थे, तकरीबन 200-250 लोगों को, और ख़ुद ये पीछे इनके ऑफिसर्स पत्थरों के पीछे छुप जाते थे और पीछे रह के उनको आवाज़ें लगाते थे कि तुम लोग आगे जाओ। जब वो लोग हमारे पास अप्रोच करते थे तो हम SMG का फायर खोलते थे और उन 200 में से आप कह लें ऑन एवरेज 150 बंदों को तो वहीं हम लिटा देते थे। जो बाकी 40-50 ज़ख्मी हालत में गिरते पड़ते वो वापस पीछे की तरफ भागते थे। तो क्योंकि इनके ऑफिसर, मैंने जैसे आपको बताया, पत्थरों के ऊपर से गन्स करके फायर कर रहे होते थे, तो वो जो बेचारे पीछे भागते हुए जा रहे होते थे वो फ्रेंडली फायर के अंदर आके मर जाते थे। फिर बच जाते थे इनके ऑफिसर और इनके अफसर, फिर नीचे छलांगे मार के और फिर वापस भाग जाते थे। इसी तरीके का एक सिमिलर सीन हुआ कि जब मेजर पद्मा पनी 600 बंदे लेके ऊपर आए तो इन्होंने उनको गालियां दी पत्थर के पीछे से कि तुम लोग जाओ आगे। जब वो आए तो हमारी मशीन गन ने उनके ऊपर फायर खोला, वो मरे। और पीछे जब इन्होंने मेजर पद्मा पनी ने देखा कि ये सारे के सारे जो इनके जवान हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। वो इनकी पोजीशंस को भी क्रॉस कर गए और ये तकरीबन आप कह लें कि 10 से 12 लोग उधर पत्थर के पीछे ही छुपे रह गए। हमें ऊपर से सब कुछ नजर आ रहा था। हम ऊपर से पद्मा पनी को देख रहे थे कि ये पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इनका तकरीबन 200-250 बंदा जो है वो लेट चुका है और बाकी भाग चुका है। रूटीन के मुताबिक हमने सर्वर को बोला और वो अपना छुरा लेके अपने 3 साथी साथ लेके नीचे गया। इनका मकसद ये होता था कि एमुनिशन, असला और इनकी वेपन्स को हम इकट्ठा करें और ऊपर अपनी पोस्ट के ऊपर लेके आएँ। मैं 3rd पिंपल वाली साइड से मेजर पद्मा से मिलने के लिए नीचे उतरा। मेजर पद्मा पनी इस वक्त अकेले थे और वो जो बाकी 11 लोग उनके साथ थे वो भी भाग चुके। पता नहीं इनको क्या हुआ, ये क्यों पत्थर के पीछे छुपे रह गए। हालांकि इनके पास 10 से 15 मिनट थे, ये आराम से वहां से भाग सकते थे, बट आई डोंट नो।
मैंने इनको आवाज दी, मैंने कहा मेजर साहब आप खुद बाहर निकलेंगे या फिर मैं आपके पास आके ये खिदमत सर अंजाम दूं। मेजर साहब बेचारे या तो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे या डिप्रेस थे, इतने बड़े अटैक उनका रिपल्स हो चुका था, या फिर खौफ की गहराइयों में कहीं फंसे हुए। मैंने उनको दोबारा आवाज दी और बोला कि मेजर साहब ये आपके पास लास्ट चांस है, अगर निकलना है तो निकल जाएं, भागना है तो भाग जाएं। मेजर साहब देखें मुझे आगे से क्या फरमाइश करते हैं, कहते हैं यू वोंट शूट मी। तो मैंने कहा व्हाई आई वोंट शूट यू। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे। मैंने कहा मैं यकीनन आपको गोली मारूंगा, मैं क्यों आपको गोली ना मारूं। हमारे पास इधर प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कोई निजाम नहीं है मेजर साहब, रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है। मेजर पद्मापनी बिल्कुल क्लिफ के एज के ऊपर थे, वो पत्थर बिल्कुल क्लिफ के एज के ऊपर था। पता नहीं एकदम पैनिक करके वो उठे और पत्थर के ऊपर से उनका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरने लगे और मैंने उनको सीने के अंदर गोली मार दी। यकीनन मेजर पद्मापनी को पत्थर के पीछे छुपना महंगा पड़ गया और शायद अगर वो बहादुरी से आगे बढ़कर लड़ते और अपनी टीम को लीड करते तो शायद उनकी इस तरीके से मौत ना होती जैसे हुई। अगर हमारे पास 1% भी कारगिल वॉर के अंदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखने की जगह होती, रिसोर्सेज होती, तो हम इनको इस तरीके से नहीं मारते और इनको कैदी बना लेते। लेकिन हम इनको कैदी नहीं बना सकते थे, और कैदी बनाए किधर, इन्हीं के एरिया के अंदर इनको कैसे कैदी बना लें। इधर मैं आपको राकेश बाबू के बारे में भी बताना चाहता हूँ, मेजर राकेश अधिकारी। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 दिन आगे लेके जाता हूँ 3 जुलाई को। 3 जुलाई को हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विवेक बत्रा, जिनका कोड नेम शेरशाह था, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तस्वीरें गुमड़ी बेस पे खिंचवा रहे हैं और उनको बड़ा शौक है और टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। 3 जुलाई को ऑफिशियली तो ये पता चल गया था कि अगले दिन सीज फायर होने वाला है, क्योंकि जैसे हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उनको बिल क्लिंटन साहब जो हैं वो अमेरिका बुला चुके थे, और अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इंडिया की मिन्नत समाजत के बाद अब इस जंग को इधर ही रोकना पड़ेगा और विड्रॉल करना पड़ेगा। देखे भाई, हम फौजी हैं, हमें जिस चीज़ का हुक्म होता है हम उसको करते हैं। हमने विड्रॉल कर लेना था, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं था। नो डाउट वी हैड अ वेरी हैवी हार्ट व्हेन वी हर्ड अबाउट दिस थिंग। हमें जो ऑर्डर्स मिलते हैं हम उनको 100% फॉलो करते हैं। हमारा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। हमने इनको सीज फायर के बाद इसलिए मारा क्योंकि सीज फायर वाली रात को ही इन्होंने आर्टिलरी शेलिंग करना शुरू कर दी और 20,000 से 22,000 शेल इन्होंने अगले 48 घंटे में हमें मार दिए। हालांकि जब सीज फायर हो गया था तो दे शुड नॉट शेल, लेकिन आपको पता है हमारा दुश्मन थोड़ा सा बेगैरत है, वो हमेशा से ऐसे करता है। तो इसकी इस बेगैरती की वजह से हमने फिर फैसला किया कि अब हम इसके और बंदे मारेंगे। आप लोग इस पूरी सीरीज़ में कई बार ये सोचते होंगे कि ये ऐसे ना हुआ होता, या ऐसे कर लिया होता, या वैसे कर लिया होता। मेरे प्यारे भाई, इन चीज़ों को सुनना और बोलना बहुत आसान है, ग्राउंड के ऊपर रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है। जब आर्टिलरी शेल आके पास गिरता है तो अगले 4 मिनट के लिए कान और दिमाग के अंदर घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। एक शेल का ब्लास्ट इतना ऊंचा होता है, अगर किसी नॉर्मल आदमी के 10 मीटर के ऊपर भी ये आके गिरे तो उसके कान और नाक में से खून आना शुरू हो जाए, ब्लास्ट प्रेशर की वजह से। वॉर इज नॉट फन, इट टेक्स अवे योर ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आपने वो मुश्किल हालात गुजारे होते हैं, जिनके साथ आपने वो भूख, वो प्यास और बेशुमार मुश्किलों को अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सहारे के ऊपर गुजारा होता है। एंड व्हेन यू गेट हिट, व्हेन यू गेट इंजर्ड एंड यू आर लेइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, आपसे हिला नहीं जा रहा होता, आप उठ के नहीं देख सकते, बस आप आवाज़ ही लगाते हो कि अम्मार जिंदा है, अली तू जिंदा है। 90% आपको आगे से जवाब नहीं आता। फिर आप किसी ना किसी तरीके से उठते हो और अपने दोस्त, अपने भाई की बॉडी को उठाते हो, उसको सिक्योर करते हो, और कई बार आर्टिलरी शेल्स के बाद आप उनके टोटे उठाते हो, किसी का हाथ, किसी का पैर, फिर आप उनको आके इकट्ठा करते हो और अलग अलग करते हो। ये सब आसान नहीं होता। या तो इंडियन आर्मी की तरह अपनी जान बचाएं और भागें वहाँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी
ना तो अपने किसी जख्मी को छोड़ती है, ना अपने किसी शहीद को। कारगिल वॉर के अंदर हमने अपने कई भाइयों को, उनके टुकड़ों को कमीज़ों में बांध कर वापस भेजा है। अब आप जब मेरे से ये सवाल करते हैं और मेरे से ये स्टोरी पूछ रहे हैं और मैं आपको जब बता रहा हूँ, तो मेरे पे सोचें क्या गुजरती है। मेरी आंखों के सामने वो एक एक मौका दोबारा से आता है। दीज आर दोज इंसिडेंट्स जिनको मैं याद नहीं करना चाहता, जिनको मैं भुलाना चाहता हूँ, वो मेरी आंखों के आगे दोबारा आ जाते हैं जब मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे हाथों के अंदर जान दी है। कैप्टन रॉबिन की वायरलेस के ऊपर जो हमें सबसे पहली कॉल आई वो विक्रम बत्रा की थी, और विक्रम बत्रा इंक्वायर कर रहा था कि रॉबिन किधर है। खैर उस वक़्त तो हमारी हंसी निकल गई, और थोड़ी देर के बाद जब जनरल जोशी ने उसके ऊपर कॉल किया तो हमने उसको बता दिया कि रॉबिन इज़ नो मोर। अम्मार ये कहता था कि कैप्टन बत्रा ने शेर खान का नाम कॉपी करके शेरशाह नाम रखा है, और अम्मार को इसके ऊपर बड़ी तप चढ़ती थी। उसने मुझे बोला कि इसको बत्रा को बोल के ये ऊपर आए, और मैंने बत्रा को कॉल किया वायरलेस के ऊपर। मुझे नहीं पता कि वो बत्रा ने उठाया या जोशी ने उठाया या किसने उठाया। खैर जिसने भी उठाया उसने मुझे आगे से बोला कि वो विक्रम बत्रा बोल रहा है। मैंने पहले तो उसको बोला कि इंसान का बच्चा बना और ऊपर आ, और जिस जिसको लेके आना है तू ले आ, क्योंकि कल हम तुझको मारेंगे। 4 जुलाई को हम तुझको मारेंगे तोलालिंग के ऊपर। मुझे लगता है कैप्टन बत्रा ने अपने इंटरव्यू के अंदर इसका जिक्र किया है। अम्मार ने मुझे बोला प्रिपेयर फॉर वॉर, कल ये पूरी ब्रिगेड लेके आएंगे। मैंने कहा अम्मार अहलन व सहलन, आने दे इनको ऊपर, ये बत्रा तो बच के नहीं जाएगा। बड़ा आया शेरशाह। तोलालिंग का पहाड़ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पीक्स इंटरलॉक्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तोलालिंग टॉप के ऊपर तो हमारी मेन पोस्ट थी, और नीचे उतरते हुए लाइक एज इन डिसेंडिंग नॉल, 3 पिंपल्स, फिर गैप के साथ कोई 600 मीटर के बाद हम्प के साथ फिर 48, 75 और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे इधर। ये सब पीक्स जो हैं तोलालिंग कंपाउंड के अंदर ही एडेड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कारगिल के अंदर सबसे ज़्यादा जंग तोलालिंग की माउंटेन के ऊपर ही हुई है, और ये मई के अंदर से ही तोलालिंग को कैप्चर करना चाह रहे थे। पहला अटैक मद्रास रेजिमेंट का भी तोलालिंग के ऊपर ही आया था। कोई भी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट नहीं है, वो जाट हो, गोरखा हो, मद्रास हो, जेके राइफल हो, रैज राइफल्स हो, ग्रेनेडियर्स हो, माउंटेनियर्स हो, घातक प्लेटून हो, किसी भी रेजिमेंट को नहीं छोड़ा। तोलालिंग के ऊपर इनकी सारी रेजिमेंट्स के बंदे मरे हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। ट्रोलिंग, तोलालिंग, डिफरेंट तरीके से लोग इस माउंटेन का नाम लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी डे 1 से लेके डे एंड तक तोलालिंग के कंट्रोल में थी। तोलालिंग टॉप इनके पास कभी भी नहीं आया। अगर आप इनकी 7 जुलाई 8 जुलाई की बैटल्स देखें और तोलालिंग का मैप देखें तो आप इस चीज़ को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि 8-9 जुलाई तक ये सिर्फ और सिर्फ 3 पिंपल्स के पास पहुंचे थे, और ये कह रहे हैं। तो खुद सोचें कि 8 और 9 जुलाई तक ये लिसनिंग पोस्ट ही क्रॉस नहीं कर सके थे, जबकि 3 जुलाई को सीज फायर हो चुका था। तो इन्होंने टॉप के ऊपर कहाँ आना था। हमने अपनी मेन पोस्ट ऊपर जो थी उसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ था, और हम लोग नीचे आए हुए थे लिसनिंग पोस्ट पे। पिंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने रॉबिन को मारा, और बिल जब्त 48-75 के ऊपर हम विक्रम बत्रा का इंतज़ार करने लग पड़े। अब विक्रम बत्रा और अनुज नैयर ये 2 इनके कैप्टन्स हैं, जिनको हमने 1 फ्रॉम जेके राइफल्स एंड 1 फ्रॉम जाट। और आप देखें कि असल में तोलालिंग के ऊपर जो ये बताते हैं कि जो रेजिमेंट्स प्रोसीड कर रही थी वो राजपुताना राइफल और ग्रेनेडियर्स थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कम से कम 3 से 4 ब्रिगेड्स का अटैक था जो विक्रम बत्रा और अनुज नैयर के साथ इन्होंने तोलालिंग के ऊपर लिसनिंग पोस्ट के ऊपर हमारे पे करना था, जिसका हमने इनको चैलेंज दिया हुआ था। कम से कम 2000 बंदा डिफरेंट डायरेक्शन से 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स की तरफ हम्प की साइड से अप्रोच कर रहा था, और हम कितने थे? 7 लोग। ये आपको मैं अब बता रहा हूँ, साफ जाहिर है उनको उस वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था।
इसलिए वो ब्रेक्स लेके थोड़े थोड़े लोग आगे भेजते थे। अब अमार ने कहा था कि विक्रम बत्रा को पकड़ना है, शेर शाह को पकड़ना है, तो हमने फिर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बनाई। हमने ये कहा कि जैसे ये आर्टिलरी फायर खोलेंगे हम पीछे चले जाएंगे, और जब इनका आर्टिलरी फायर सेटल होता है और ये कॉयज आगे भेजते हैं तो फर्स्ट पिंपल के ऊपर हम थोड़ी सी रेजिस्टेंस दे के फॉल बैक कर जाएंगे। इनको ऐसे ही लगेगा कि जैसे इन्होंने फर्स्ट पिंपल को कैप्चर कर लिया है और हमारे सोल्जर्स को मार दिया है। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता था कि हमारी बॉडीज देखना भी गवारा नहीं करेंगे डर के मारे, और जब बंकर्स को खाली देखेंगे तो ये इस चीज़ को ज्यूम कर लेंगे कि या तो हम शहीद हो गए हैं या फिर हम वहाँ से चले गए हैं। और हम यही चाहते थे कि यही हो ताकि इनके अफसर ऊपर आएँ। एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान, और ये उस स्टेज के ऊपर ये आ गए कि जहां ये फर्स्ट पिंपल इनसे 5 से 10 मीटर के फासले पे था और हमारा फायर नहीं हो रहा था। इन्होंने फिर भी खौफ के मारे ग्रेनेड्स फेंके और बंकर को पूरी तरह से इन्होंने तबाह किया। उसके बाद भी ये 10 मिनट वहां बैठे रहे कि जी पॉइंट फतह हो गया है, पाकिस्तानी फौजी यहाँ नहीं मौजूद। और फिर विक्रम बत्रा और अनुज नैयर ये उठ के आगे बढ़ना शुरू हुए। अम्मार मेरे से फासले के ऊपर बैठा हुआ था, उसने मेरी तरफ देखा और इशारा किया, और मैं उसकी आंखों से ये समझ गया कि वो शायद यही कह रहा था कि यार ये कौन लोग हैं। हमें पता था कि इनके 2 से 2,500 बंदा जो है वो नीचे हम से आगे प्रोसीड कर रहा है। हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था और साथ हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था। लेकिन आप लोगों को पता है अम्मार का, जैसे मैंने बताया है कि जब तक दुश्मन इतना करीब ना आ जाए कि आप हाथ आगे करके उसकी गर्दन पकड़ लें, तब तक अम्मार जो है वो फायर नहीं करता था। मैं उसको इशारा कर रहा था कि अम्मार इतनी देर नहीं लगानी कि इनकी पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो ऊपर आ जाएं। अम्मार ने मुझे कहा कि रुक, और फिर फाइनली ही गेव मी द सिग्नल। वो राइट वाली साइड से इंसर्कल करता हुआ विक्रम बत्रा वाली साइड पर गया और मैं लेफ्ट वाली साइड से अनुज नैयर के पास अप्रोच करना शुरू हुआ। हमारे बाकी 5 लोगों के पास उनके रोल थे। खुशदिल को हम कह चुके थे कि आपने हमारे इशारे के ऊपर स्नाइपर अटैक करना है, और जो हमारे दूसरे लोग थे जो एसएमजी के ऊपर थे उनको भी हमने पूरा इंडिकेट किया हुआ था कि कब उन्होंने फायर खोलना है बाकी लोगों पर। हमारा मकसद था कि हम इन दोनों को बाकी लोग जो कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनसे डिस्कनेक्ट करें और उसके बाद फायर खोलें। अब ये 10-12 लोग हमारे से तकरीबन 10 मीटर के फासले के ऊपर थे और एज़ यूजुअल तस्वीरें खींचने में मशगूल थे। इतने में अम्मार ने इंडिकेट किया और पीछे से खुशदिल ने फायर खोला और हमारी एसएमजी चलना शुरू हुई। जब ये एकदम से इनके ऊपर फायर आया तो इनके जैसे होश उड़ गए हों, ये चीखने चिल्लाने लग पड़े और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। जो लोग इनसे पीछे थे उन्होंने मजीद पीछे की तरफ लगा दी और आप यकीन जानिए कि हम से लोग नीचे छलांगे मार के बेस कैंप पर भागना शुरू हो गए। और ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का वाया था। जिधर जिधर जो इंडियन मौजूद था फौजी, उसने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। कर्नल जोशी ये कहते हैं कि ये हम्प के अंदर मौजूद थे, जो कि वो नहीं थे, वो नीचे बेस के अंदर थे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ अपनी बुक्स में और इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो जोशी साहब जो थे वो हम्प पे मौजूद थे। तो भाई तू अगर हम्प पे मौजूद था और बत्रा को आगे उसके ऊपर फायर आ गया था तो आगे आने के बजाय तू पीछे की तरफ क्यों भागा, या अपनी जगह के ऊपर तुम 2000 बंदे क्यों रुके रहे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली फॉर यू इंडियंस, दिस इज द ट्रेजेडी जिसके ऊपर आपको मूवी बनानी चाहिए थी। लेकिन द ट्रेजेडी वॉज नॉट फॉर अस, नॉट जस्ट विक्रम बत्राज यूनिट या अनुज नैयर का यूनिट। कम से कम 4 रेजिमेंट्स एंड देयर कमांडिंग ऑफिसर, दे ऑल अबैंडन्ड विक्रम बत्रा एंड अनुज नैयर। सिर्फ वो 6 लोग जिनको हमने एनसर्कल कर लिया था वो वहाँ बच गए, बाकी सारे भाग गए। और भागे भी ऐसा कि 1.5 किलोमीटर दूर भाग गए। अब ये 6 लोग पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे और ये समझ रहे थे कि हम समझेंगे कि शायद ये भी भाग गए हैं, और हम वहाँ बाहर निकल आए और हम वहाँ वॉक करना शुरू हो गए। मैंने जिन पत्थरों के पीछे ये छुपे हुए थे उनके पास जाकर ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ भाई शेरशाह, आवाज़ पहचानी तूने? तुम्हारी सारी ब्रिगेड्स भाग गई हैं। अब तुम 6 इन पत्थरों के पीछे बैठे हो और हमें अच्छे तरीके से पता है।
अब खुद बाहर निकलोगे कि या हम बालों से पकड़ के बाहर निकालें? दे वर शॉक्ड, दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर स्केर्ड। देखें, मजाक अपनी तरफ लेकिन जंग अपनी तरफ। हम इतना डिले भी नहीं कर सकते थे कि हमारा मजाक उल्टा हमें ही पड़ जाए, और हमने इनके ऊपर फायर किया। जब हमने फायर किया तो इनके 3-4 लोग वहीं मर गए और 1-2 इनके ऊपर से जंप मार के नीचे भाग गए। विक्रम बत्रा एंड अनुज नैयर बोथ वर कैप्चर्ड अलाइव। अनुज नैयर को तो मैंने फौरी ही उसके बाकी साथियों के पास आई क्लीन्ड हिज ब्लड ऑन माई डैगर विद हिज यूनिफॉर्म। पीछे मुड़ के देखा तो अम्मार ने विक्रम बत्रा का गला अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और विक्रम बत्रा को बोल रहा था, तस्वीर खिंचवानी है तूने, इंटरव्यू देना है, खिंचवाएगा नहीं तस्वीर, एक और तस्वीर खिंचवा दे। विक्रम बत्रा कैसे बोलता, उसका गला तो अम्मार ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अम्मार की ग्रिप को छुड़ाना वॉज इम्पॉसिबल। चंद लम्हों के बाद अम्मार ने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग की और विद इन 2 to 3 seconds विक्रम बत्रा डाइड। माई डियर इंडियंस, हमने वही किया जिसका हमने आपके शेरशाह से वादा किया था। आप उसके इंटरव्यू देख लें और अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि इंटरव्यू देने के बाद क्या ऐसा हुआ कि शेरशाह आपके पास जिंदा वापस नहीं आया। जोशी साहब विक्रम बत्रा की डेथ पे इतने शॉक में थे क्योंकि उन्होंने तो उसको पोस्टर बॉय बनाया हुआ था, तो इन्होंने उसकी डेथ 3 दिन के बाद 7 जुलाई को अनाउंस की, बट ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1999। हमने विक्रम बत्रा के ही वायरलेस सेट से जोशी को कॉल करके बता भी दिया था। विक्रम बत्रा को छोड़ते हैं, आपको इनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल रामाकृष्णन साहब की भी बात बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2 जून को भी ये तोललिंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, और विक्रम बत्रा 4 जुलाई को जाके मर रहा है। हम ऐसे ही नीचे हंटिंग मिशन के ऊपर गए हुए थे कि हमने देखा कि इनका एक कॉन्वॉय जा रहा है, तकरीबन 50 से 60 सोल्जर्स हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे दरमियान में कोई ऑफिसर भी है। हमने जब उसको अप्रोच किया और इंगेज किया तो छोटी सी फायर फाइट, आप कह लें कि 3 से 4 मिनट के बाद वो लोग एज यूजुअल भाग गए और अपने अफसर को वहीं छोड़ गए। जब हमने उस अफसर को पकड़ा तो हमें पता चला कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, द हाईएस्ट रैंक ऑन दैट पॉइंट। LT कॉल रामाकृष्णन साहब काफ़ी ज़्यादा बेचारे परेशान थे। सीनियर रैंक है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा, बस आपको ये बताऊँगा कि उनके सारे 2 कॉय तो उनके साथ थे। 100 का 100 बंदा उनको छोड़ के वहाँ से भाग चुका था एंड ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड कम्फर्टेबल। अब मेरे बंदे कहते हैं कि सर इसका क्या करें, इनको मार दें, तो मैंने कहा कि यार ठहर जा, मैं मेजर अशरफ से ऊपर पूछ लूँ। मेजर अशरफ वॉज कमांडिंग तोललिंग पोस्ट। जब मैंने उनको वायरलेस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये इनको ऊपर ले आओ, तो फिर हम रामाकृष्णन साहब के हमने हाथ बांधे और इनको बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम आहिस्ता से इनको ऊपर तोललिंग पोस्ट के ऊपर ले गए। अब कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आई मस्ट रिस्पेक्ट द सीनियर ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। खैर, जो भी हुआ, जो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, किस वजह से की, उस चीज़ को छोड़ें, हमें रामाकृष्णन साहब को मारना पड़ा और हमने उनको मार दिया। और फिर हमने नीचे इनके बेस में इन्फॉर्म कर दिया कि आप हम तक आ जाएं और अपने ऑफिसर की बॉडी ले जाएं। मेजर अशरफ खुद रामाकृष्णन की बॉडी लेके 3 लोगों के साथ नीचे गए, लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे मैंने उनको बोला कि सर मैं आपके पीछे आऊँगा। खैर, हमने इनकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिलिट्री ऑनर के साथ इंडियंस के हवाले किया हम के ऊपर, और उसके बाद मेजर अशरफ वापस प्रोसीड किए। आपको इंडियंस वेटरन की बुक्स के अंदर और फोरम्स के अंदर वो तस्वीरें भी मिलेंगी जिसके अंदर हमने उनको ये बॉडी वापस की है। एज़ यूजुअल वही हुआ जिसका मुझे डर था और पता था। इंडियंस अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। दे हैड अरेंज्ड फॉर एन एम्बुश ऑन मेजर अशरफ। वो चाहते थे कि उनका कमांडिंग ऑफिसर मरा है तो वो खुदा न खास्ता मेजर अशरफ को भी शहीद करें, लेकिन हम पहले से ही रेडी थे, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी और वो जो 15 लोग जिन्होंने मेजर अशरफ की पार्टी के ऊपर एम्बुश किया उनको लेने के देने पड़ गए और उन पे हमने एम्बुश करके 15 के 15 लोगों को मार दिया। मैं हर वक्त अपने पाकिस्तानियों को यही समझाता रहता हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग जो बातें कर गए हैं, जो मुहावरे बना गए हैं,
उनका कोई ना कोई मकसद है। क्या ऐसी वजह है कि 500 साल में आप एक ऐसी बात नहीं कर सके? क्योंकि अकल में हम अपने बुजुर्गों से कम हैं। उन्होंने सही कहा है बनिए के लिए, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। आपने 2000 बार इसको आजमाना है, अपने नुकसान में आजमा लें। जितनी भी अमन की आशा आपने रखनी है रख लें। इसने फिर भी पीठ के अंदर छुरा घोंपने की कोशिश कर दी है। सो बी अवेयर। अमन की आशा को भेजें घास चरने, जैसा मुंह वैसी चपेड़। सिर्फ यही फॉर्मूला कामयाब है। आप फिर से मेरी बात मत माने, बनिया आपको फिर मनवाएगा। 4 जुलाई की जब बॉम्बिंग रुकी तो मैं और अम्मार टाइगर हिल की तरफ, कैप्टन शेर खान की तरफ चले गए और हमारे जो बाकी लोग थे इनको हमने कहा कि आप तोललिंग मेन पोस्ट के ऊपर आ जाएं। शेर शाह विक्रम बत्रा वॉज कैप्टन अम्मार हुसैन्स लास्ट किल ऑन तोललिंग कंपाउंड। इंडिया वक्फे से अभी भी शेलिंग कर रहा था, लेकिन उनके जो ग्राउंड अटैक्स हैं वो बंद हो चुके थे। लगता है राजपुताना राइफल्स और जेके राइफल्स की जो लॉसेज हुए थे उनकी वजह से वो काफ़ी शॉक में थे। हमारे बार बार कहने के बावजूद वो ऊपर बॉडीज़ भी नहीं लेने आए। विक्रम बत्रा की बॉडी भी वहीं पड़ी थी। खैर, जो बॉडीज़ हमारी बेस के पास थी हमने उनको थोड़ा पैरों से रोल डाउन करके नीचे फेंक दिया, लेकिन इतनी भी नीचे नहीं गई कि वो इंडियंस को मिल जाती। वैसे भी इंडियन आर्मी ये बॉडीज़ उठाने के लिए लोकल पोर्टर्स को यूज़ करती थी और लोकल पोर्टर्स एक स्पेसिफिक जगह तक आके रुक जाते थे और चीखना चिल्लाने लगते थे कि हमें गोली ना मारें, हमें गोली ना मारें, हम बॉडीज उठाने आए। हम कभी उनको उठाने भी देते थे, कभी नहीं भी उठाने देते थे, क्योंकि आप इंडियंस के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। और कारगिल वॉर में मैं आपको मिसाल के ऊपर मिसाल दे चुका हूँ कि ये किस तरीके से हमें हर मुआहदे के ऊपर बैकस्टैप करते थे। खैर, शाम का वक्त था और हमें अब दूसरी पोस्टों की तरफ निकलना था। हम यहाँ से देख सकते थे कि इंडियन बोफर गने जो हैं वो टाइगर हिल पे बहुत ही इंटेंस बॉम्बिंग कर रही हैं। मैंने अम्मार को बोला कि मैं कैप्टन शेर खान के पास वापस जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे साथ चलेंगे। हमने तोललिंग के ऊपर जवानों को खैरबाद कहा और हम टाइगर हिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। टाइगर हिल के ऊपर बहुत ही इंटेंस किस्म की बॉम्बिंग हो रही थी और हमें दूर से स्पार्क्स नजर आ रहे थे और पता चल रहा था कि हमारी लेफ्ट फ्लैंक की जो लिस्टिंग पोस्ट है हेलमेट, उसके ऊपर बहुत ही इंटेंस लड़ाई जारी थी। इन सारी पोस्ट पे कम्यूट करने के लिए एक तो सामने से रास्ते थे, लेकिन चंद रास्ते ऐसे भी थे जो इंडियंस को ना तो पता थे ना पता है। हम जब इनके अंदर ट्रेवल करते थे तो हम अपने वाले रास्ते लेते थे। हम जब टाइगर हिल टॉप पे पहुंचे तो शेर खान वहां मौजूद नहीं थे, वो नीचे लिसनिंग पोस्ट के ऊपर गए हुए थे। थोड़ी देर में शेर खान ऊपर आए तो अम्मार को देख के बहुत खुश हुए। अम्मार और शेर खान दोनों कोर्समेट थे। शेर खान अम्मार को देख के कहते हैं कि आज तो मेरा टाइगर हिल के ऊपर आया है, आज तो कोई स्पेशल पार्टी होनी चाहिए, लेकिन पहले जरा ये इंडियंस का दिमाग दुरुस्त कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह पार्टी करेंगे। टाइगर हिल के ऊपर इस वक्त 18 ग्रेनेडियर्स की पूरी ब्रिगेड, 8 सिख की पूरी ब्रिगेड, नागा 2 की पूरी बटालियन, यानी आप कह लो कि 3,500 से 4,000 बंदा टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए लगा हुआ था। और उसके ऊपर अबव ऑल इनके जो आर्टिलरी फायर आ रहा था वो बहुत ही इंटेंस आ रहा था। अम्मार और मुझे मिला के अब हम टाइगर हिल के ऊपर तकरीबन 13 लोग थे और हमारा मुकाबला तकरीबन 3,500 से 4,000 इंडियन फौजियों से था जो डिफरेंट पोजीशन से ऊपर चढ़ना चाह रहे थे। इतने में मैंने देखा कि इंडियन रस्सियों के साथ भी टाइगर हिल के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। ये इनकी घातक प्लेटून थी 18 ग्रेनेडियर्स की। और मैंने देखा, जिनको बाद में हमने रिकग्नाइज़ किया, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, ये रस्सी से ऊपर चढ़ रहे थे और मैं साइड के ऊपर खड़ा था। इनको मैं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने दिल में बोला, वाह भाई बलवान, तू वखरे ही स्टंट कर रहा है। और इनको ऐसी जगह के ऊपर गोली मारी जो ये बता तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। ये नीचे गिरे और ये चीखे मारते हुए वहां से भाग गए। उसके बाद ये कभी टाइगर हिल के आसपास नजर नहीं आए। बाद में हमें पता चला कि इनको इस जगह पे गोली खाने की वजह से वीर चक्रा मिला है। गुड फॉर हिम, नो हार्ड फीलिंग्स। हमें हमारी लिसनिंग पोस्ट से बार बार वायरलेस आ रहा था कि उनके पास एमओ ख़त्म हो रही है और हमारे पास ऊपर भी कोई एमओ एज सच मौजूद नहीं थी। कैप्टन शेर खान मुझे कहते हैं कि जल्दी जा और एमओ लेके आ। मैंने कहा, सर जी मैं जितनी भी जल्दी करूं
मुझे 8 से 9 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो मुझे कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, 10 घंटे भी लगा ले, तू ले आ, क्योंकि हम उतनी देर तो इनको रोकते हैं और वैसे भी अब ये थक चुके हैं, ये अब ऊपर नहीं आएंगे और इनकी बॉम्बिंग भी अब रुक गई है तकरीबन, तो तू जा और एमओ लेके आ। मैंने कहा सर ये तो ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन आपने नीचे नहीं जाना, आप बार बार नीचे जा रहे हैं और ये रिस्की है, आपने अब नीचे नहीं जाना जब तक मैं नहीं आता। कहते हैं ठीक है यार मैं नहीं जाऊंगा, तू तो जाना इधर से। कैप्टन शेर खान मेरे से बहुत नाराज हो रहे थे और गुस्से भी हो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या कि मेरा दिल घबरा रहा था, उनको छोड़ के जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। खैर कैप्टन शेर खान को कौन ना कर सकता था। मैंने कैप्टन अम्मार को बोला कि सर जी आपने इनको नीचे नहीं जाने देना, तो उन्होंने मुझे बोला तू फिक्र मत कर, मैं इसको नीचे नहीं जाने देता, और अगर नीचे लिस्निंग पोस्ट पे जाना भी होगा तो मैं खुद जाऊंगा, इसको मैं नीचे नहीं जाने देता, तू जा एमओ लेके आ, क्योंकि नीचे भी एमओ खत्म हो रही है। मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो 3 बज रहे थे सुबह के, और मैं वहां से निकला टाइगर हिल से। मैं सीधा आज़ादी पोस्ट की तरफ बढ़ा क्योंकि वो हमारी नज़दीक तरीन पोस्ट थी और वहाँ मुझे पहुँचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते थे। जब मैं आज़ादी पोस्ट पे ऊपर आया तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग के डैमेजेस थे। मैं वहाँ से नीचे उतरा लिस्निंग पोस्ट पे, वहाँ मुझे लालक जान मिला, ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। उधर से मैं मजीद नीचे गया क्योंकि नीचे जो इंडियन बॉडीज पड़ी हुई थी उनके साथ साफ ज़ाहिर है उनका असला भी पड़ा होता था, एंड दैट वाज एन इजी टेक, जिनमें ग्रेनेड्स, बुलेट्स, राइफल्स, हमें जो जो चीज़ें मिली हम उसको ऊपर लाना शुरू हो गए। हमें हम्प वाली साइड से थोड़ा फायर आ रहा था जिसको हम रिस्पॉन्ड करते थे। जब मैं आज़ादी पोस्ट की तरफ आ रहा था तकरीबन 4:30-500 आवर्स, तो इंडिया ने दोबारा से टाइगर हिल के ऊपर इंटेंस बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 6:30 बजे इन्होंने आज़ादी पोस्ट के ऊपर भी शेलिंग शुरू कर दी और 8:30 इन्होंने लोन हिल के ऊपर लालक जान की पोस्ट के ऊपर दोबारा से अटैक शुरू कर दिया। ये वो वक्त है कि जब हम लालक जान के पास 2 से 3 दफ़ा नीचे लोन हिल के ऊपर गए ताकि हम उनको ऊपर ले आएं क्योंकि वो शदीद ज़ख्मी थे, लेकिन लालक जान ने सफ़ेद इनकार कर दिया और लालक जान की पोस्ट के ऊपर इस वक्त 4 से 5 लोग मौजूद थे। अगले 3 दिन ये 4 लोग सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वहां खड़े रहे और इंडियंस को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। मुझे याद है तकरीबन 3 बजे का टाइम था 7 तारीख को, जब मैं टाइगर हिल के ऊपर मौजूद था वापस, तो मुझे लालक जान की पोस्ट से वायरलेस आया कि लालक जान शहीद हो गए हैं। और वहाँ जो 2 जवान हमारे मौजूद थे उन्होंने कहा कि सर आप फिक्र मत करें, हम यहाँ मौजूद हैं, हमने होल्ड किया हुआ है, आप इधर ना आइएगा क्योंकि शेलिंग बहुत सवेर हो रही है और बहुत शदीद अटैक आ रहा है। लेकिन हम कैसे लालक जान को वहाँ रहने देते, हम वहाँ फिर गए। मैं फिर टाइगर हिल से आज़ादी पोस्ट 4700 दोबारा गया और वहाँ से नीचे उतर के लोन हिल के ऊपर पहुँचा। वहाँ से हमने लालक जान की बॉडी को उठाया, रिकवर किया, इंडियंस को मारा और वहाँ से हम बॉडी लालक जान की लोन हिल से 4700 पे लेके आए। आज़ादी पोस्ट मेन से हमने सर्वर और अनवर के थ्रू लालक जान की बॉडी को वापस भिजवाया और मैं वापस टाइगर हिल की तरफ चला गया। खैर लेट्स गो बैक टू 5th। बेसिक एमिनेशन और वेपन्स तो हमने इकट्ठी कर ली थी आज़ादी पोस्ट के नीचे से, लेकिन जब हम उसको ऊपर लेके आ रहे थे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस का अटैक बहुत सवेर आ रहा था और राजपुताना राइफल और 2-3 और ब्रिगेड्स किसी ना किसी तरीके से आज़ादी पोस्ट को लेने की कोशिश कर रही थी। अब जो हमारा रास्ता था वो भी कोई सिक्योर नहीं था उस वक्त। खैर मैंने लालक जान को खुदा हाफिज बोला और मैं वापस टाइगर हिल की तरफ बढ़ा। मेरे साथ तकरीबन 4 लोग थे और हमने वेपन्स उठाई हुई थी। हम जब टाइगर हिल की तरफ मुड़े तो जो इनके स्ट्रे शेलिंग थी, यानी जो इनकी बोफर गन्स टाइगर हिल के ऊपर शेल कर रही थी, 2 से 3 किलोमीटर का जैसे मैंने आपको बताया है ये डिफरेंस था, तो वो स्ट्रे शेल्स हमारे पास आके गिर रहे थे। इंडियंस की जो 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर की जो पोस्ट थी ये मशकूनुल्लाह के पास, यहाँ से ये बोफर गन्स के थ्रू टाइगर हिल के ऊपर शेलिंग कर रहे थे। हमारे पास क्योंकि लाइट वेपन्स थे तो टाइगर हिल से हम इनको हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो लोग इनके ऊपर अप्रोच कर रहे थे टाइगर हिल से उनको हम नीचे जाके ज़रूर मार रहे थे। ऑन द अदर हैंड तोलालिंग कंपाउंड या आज़ादी पोस्ट वाली जो इन्होंने बोफर गन्स लगाई हुई थी वो क्योंकि तोलालिंग रोड के करीब थी तो इनकी जो बेसिस थी वो रोड के दोनों साइड पे थी। रोड यानी NH1 ले श्रीनगर हाईवे। हम टाइगर हिल पे तकरीबन 5 बजे शाम को पहुंचे, यानी सुबह 3 बजे हम वहां से निकले थे और वापस हम वहां 5 बजे पहुंचे। और इससे पिछले 12 घंटों के दरमियान जंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी और शेलिंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। मैं, सरवर, अनवर और काशिफ
हम 4 लोग जब टाइगर हिल टॉप पे पहुंचे तो कैप्टन शेर और कैप्टन अम्मार वहां मौजूद नहीं थे। हम नीचे की तरफ भागे लिस्निंग पोस्ट की तरफ, तो वहां हमें कैप्टन आसिम मिले जो शदीद ज़ख्मी थे। उनको 3 गोलियां लगी हुई थी, 2 पेट में और 1 टांग में। ही कुडंट मूव, लेकिन वो अपनी मशीन गन से इंडियन के ऊपर फायर कर रहे थे। हमने जल्दी जल्दी उनको फर्स्ट एड दी। कैप्टन आसिम दूसरी लिस्निंग पोस्ट के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने हमें बोला कि यार मुझे छोड़ो, तुम नीचे जाओ। कैप्टन शेर नीचे गए हैं और उनके पीछे अम्मार गया है। अम्मार शायद इंडियन गेट के ऊपर है, जल्दी जाओ और उनको हेल्प करो। मेरी तो जैसे पूरी बॉडी के अंदर करंट लग गया हो। ये दोनों नीचे चले गए थे, कैप्टन शेर भी नीचे चले गए थे और कैप्टन अम्मार उनके पीछे उनको बचाने के लिए वो भी नीचे चले गए थे। हम 4 लोग नीचे दौड़ पड़े। जब हम हेलमेट पे पहुंचे तो वहां भी अटैक आया हुआ था और वहां लड़ाई हो रही थी। ये उस पॉइंट का वाकया है कि जब मुझे वायरलेस आई कि कैप्टन शेर खान शहीद हो चुके हैं और अम्मार उनके पीछे 8 सिख कैंप के अंदर चला गया है। हम 4 से 5 लोग इस वक्त 20 से 25 इंडियंस के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में थे जब हमें ये मैसेज आया। बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। हमने उन 20 लोगों को जिस तरीके से मारा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। हम बहुत जल्दी में नीचे उतरना शुरू हो गए एंड वी अप्रोच्ड इंडियन गेट। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर पैर रखा और किस तरह और कितने इंडियंस की गर्दन को तोड़ा। मुझे बस इतना याद है कि मेरे सर में और मेरे कानों में कैप्टन शेर की आवाज़ आ रही थी और मैं उनको बोल रहा था कि सर आपने नीचे नहीं जाना, और अम्मार मुझे कह रहा था कि मैं इनको जाने नहीं दूंगा। वो दोनों नीचे चले गए थे। मेरे दोनों भाई अकेले नीचे चले गए थे और कैप्टन शेर खान, कैप्टन करनाल शेर खान शहीद हो चुके थे। मेरे साथ साजिद, अनवर और काशिफ, हम 4 लोग नीचे इंडियन गेट से नीचे उतरे और 8 सिख की बेस कैंप की तरफ बढ़े। हमारे ऊपर हैवी मशीन गन का फायर आ रहा था। हमने देखा कि पत्थरों के पीछे हमारे 2 जख्मी जवान मौजूद हैं। हम जल्दी से उनके पास पहुंचे। उनमें से एक ने हमें बताया कि कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे इन 2 जवानों के साथ नीचे उतरे थे हेलमेट में, और फिर जब उन्होंने देखा कि शेर खान 8 सिख कैंप के अंदर है तो उन्होंने उन दोनों को बोला कि उनको कवर प्रोवाइड करें और वो आगे चले गए। लेकिन क्योंकि इंडिया की तकरीबन 3 से 4 ब्रिगेड इस वक्त इस जगह के ऊपर मौजूद थी, यानी 3,500 से 4,000 बंदा, जिनमें ग्रेनेडियर्स, नागा, गढ़वाल राइफल्स और 8 सिख, और सारे के सारे ऊपर हिल की तरफ फायर कर रहे थे। इनको हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं था, लेकिन बहुत फायर आ रहा था। हमने अपने 2 जख्मियों को उठाया और हम वापस इंडियन गेट की तरफ गए। वहाँ हमने कैप्टन आसिम को भी उठाया जो शदीद ज़ख्मी थे, और इनको हम ले के ऊपर टाइगर हिल की तरफ आए। हमारे 6 जवान इन 3 ज़ख्मियों को, जिनमें कैप्टन आसिम भी मौजूद थे, इनको लेके पीछे हमारी जो मेड बेस थी उसकी तरफ रवाना हुए। अब टाइगर हिल के ऊपर सिर्फ हम 3 लोग बाकी थे। हमने फैसला किया कि हम नीचे जाएंगे और 8 सिख के कैंप के ऊपर अटैक करेंगे। हम जल्दी जल्दी नीचे उतरे और सारी लिस्निंग पोस्ट को हमने क्रॉस किया जहां कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इंडियंस को ये पता नहीं था। हम नीचे उतरे और हमने 8 सिख कैंप की तरफ अप्रोच करना शुरू किया। हम अभी तकरीबन 200 मीटर के फासले के ऊपर होंगे कि 8 सिख वालों ने दोबारा से आर्टिलरी को कह के हमारे पे शेलिंग शुरू कर दी और नीचे से हमारे ऊपर शदीद फायरिंग भी शुरू कर दी। हम सिर्फ 3 लोग थे और वो 3,500 से 4,000। हर तरफ से गोलियां आ रही थी, हर तरफ से बॉम्ब्स आ रहे थे, हर तरफ से आरपीजीज आ रही थी और हर जगह शेल्स गिर रहे थे। हम तीनों को शार्पनर्स लगे हुए थे। हमने वहां कवर लिया और हम इंडियंस से लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी फायरिंग बंद हो गई और हमने पीछे हेलमेट में जाके पोजीशन ले ली। इट वॉज ओनली 3 of us एंड वी हैड टू डिफेंड टाइगर हिल। जब मैंने अपने जवानों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कैप्टन शेर खान अकेले 8 सिख कैंप के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वो पहले नीचे हेलमेट में आए और उन्होंने अपने जवानों को बचाया। उसके बाद वो इंडियन गेट में गए, वहाँ उन्होंने अटैक रिपल्स किया, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर आने के बजाय वो आगे 8 सिख कैंप में चले गए। इसका रीज़न बहुत से लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैं कैप्टन शेर खान को जानता था तो मुझे पता था कि इसका क्या रीज़न है। कैप्टन शेर खान को इस चीज़ का पता था कि हमारे पास किसी पोस्ट के ऊपर एमुनिशन नहीं है
और हमारे 10 से 12 लोग वहाँ मौजूद हैं और इंडिया जैसे 3 से 4 ब्रिगेड्स लेके ऊपर अटैक कर रहा है। तो कैप्टन शेर खान नीचे 8 सिख के कैंप के ऊपर इसलिए गए कि वो वहां जाके अटैक करेंगे और जब वो वहां अटैक करेंगे तो इंडियंस इंगेज होंगे और उनका जो प्लान ऊपर अटैक करने का था वो डिले हो जाएगा एंड बाय द टाइम हमारे ट्रूप्स को ऊपर एमुनिशन मिल जाएगी। कैप्टन शेर खान को ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इस टाइम के ऊपर जिंदा वापस आना तो नामुमकिन है। 3 से 4 हजार बंदा वहां मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये फैसला इसलिए किया कि मेरे 12 बंदे जो पोस्टों पे हैं जिनके पास असला नहीं है वो बच जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन शेर खान का ये प्लान कामयाब हो गया। इंडियंस कैप्टन शेर खान के 8 सिख कैंप में जाने के बाद ऊपर नहीं आए, हम ही नीचे गए। लेकिन कैप्टन शेर खान को ये नहीं पता था कि अम्मार ज्यादा देर तक अपनी पोजीशन पे नहीं रुकेगा जब वो शेर खान को मौजूद नहीं पाएगा। यही हुआ। कैप्टन अम्मार वेंट डाउन बिहाइंड कैप्टन शेर खान। जब कैप्टन शेर खान ऊपर नहीं वापस आए तो अम्मार उनके नीचे 8 सिख कैंप में गया और उसी तरीके से 8 सिख कैंप के अंदर घुस गया जिस तरह कैप्टन शेर खान इंडियंस के पड़खच्चे उड़ाते हुए 8 सिख कैंप के अंदर घुसे थे। लेकिन जब कैप्टन शेर खान वहां गए थे तो इंडियंस को ये लग रहा था कि वो कैप्टन शेर खान को जिंदा पकड़ सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कैप्टन शेर खान के ऊपर फायर नहीं किया और कैप्टन शेर खान को पकड़ने के लिए 15 से 20 अपने कमांडोज भेजे जिनको कैप्टन शेर खान ने जहन्नुम वासिल किया। जब इंडियंस ने ये देखा कि कैप्टन शेर खान तो उनके बंदे मारी जा रहे हैं तो उन्होंने मशीन गन का फायर खोल दिया। इंडियंस डिड नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन। जब अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे दोबारा 8 सिख में गया तो इंडियंस ने मशीन गन का फायर इमीडिएटली खोल दिया। अम्मार बहुत बहादुरी से लड़ा और अम्मार डिड एवरीथिंग ही कुड टू सेव शेर खान, लेकिन कैप्टन शेर खान शहीद हो चुके थे और फिर फाइनली मशीन गन का एक बस जाके अम्मार को लगा और कैप्टन अम्मार हुसैन भी शहीद हो गए। जब मैंने 8 सिख के ऊपर अटैक किया तो 8 सिख वालों का तो जैसे दिमाग फट गया हो। उन्होंने ये कहा कि ये एक एक बंदा निकल के आ जाता है, हमारे 20-20 बंदे मार देता है। पता नहीं कितने ही बंदे मौजूद हैं और कितने ही ये लोग कब तक आते रहेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अटैक करके वो अटैक बंद कर दिया। बेशक उनके ऊपर कैप्टन शेर खान और कैप्टन अम्मार ने जो खौफ तारी कर दिया था, यही रीज़न था कि उन्होंने उस अटैक को परस्यू नहीं किया। इंडियंस ने कैप्टन शेर खान और अम्मार की बॉडी को गुमड़ी बेस के ऊपर भिजवा दिया जो इनका डिविजनल हेडक्वार्टर था। वहां से उन्होंने कैप्टन शेर खान की बॉडी को दिल्ली भिजवा दिया और कैप्टन अम्मार की बॉडी को उन्होंने फुट हिल के ऊपर बरी कर दिया। उनको कैप्टन अम्मार के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन है। कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान से बहुत प्यार करते थे। वो उनके कोर्समेट भी थे, उनके भाई भी थे और उनके दोस्त भी। उन्होंने ये गवारा ही नहीं किया कि शेर खान अकेला कुर्बानी दे। कैप्टन अम्मार कैप्टन शेर खान के पीछे इसलिए गए कि वो शेर खान को वहां से वापस लेके आएंगे। उस दिन हमने पाकिस्तान के 2 सबसे दलेर और बहादुर बेटे खोए। 5 जुलाई हमारे लिए बहुत ही भारी दिन है। उस दिन हमने टाइगर हिल को तो बचा लिया, लेकिन कैप्टन अम्मार हुसैन और करनाल शेर खान को खो दिया। 5 जुलाई के बाद इंडियंस ने कभी भी टाइगर हिल के ऊपर अप्रोच नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ शेलिंग करते थे, लेकिन वो ऊपर नहीं आए जब तक हम खुद टाइगर हिल से वापस नहीं उतरे। उसके भी 2 हफ्तों के बाद वो 26 तारीख को ऊपर आए। 23 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंडियन आर्मी की टाइगर हिल के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। उनके फौजी ऊपर जाने से डरते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी हमें मारेंगे, द गोस्ट ऑफ कारगिल हमें मारेगा। लेकिन कैप्टन अम्मार तो वहीं मौजूद हैं और कैप्टन अम्मार का खौफ इंडियंस को ऊपर स्केल नहीं करने देता। आज भी कैप्टन अम्मार टाइगर हिल टॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे उस दिन कर रहे थे। माई डियर एल्डर ब्रदर, द प्राइड ऑफ SSG, अल्लाह ताला आपके दर्जात को और बुलंद करे और पाकिस्तान पे रहम फरमा दे और अपना करम फरमा दे और कैप्टन करनाल शेर खान जैसे और अम्मार हुसैन जैसे
बहादुर बेटे इनायत फरमाए। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि कैप्टन अम्मार हुसैन के लिए फातिहा ख्वानी करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। इधर आपको एक वाक़या बताता हूँ कि हज़रत अयूब अंसारी जब इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए मुसलमान वहाँ अटैक कर रहे थे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि बेहतरीन सिपा सलार होगा, फ़ातह होगा जो कस्तंतुनिया को फ़तह करेगा। तो उस हदीस को परस्यू करने में मुसलमान 700 साल इस्तांबुल के ऊपर हमले करते रहे और ये हमले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से ये स्टार्ट हुए। तो जब हज़रत अयूब अंसारी जो सहाबी रसूल थे, जिनके घर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़याम किया था हिजरत के वक्त, वो भी वहाँ इस्तांबुल में लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमान इस्तांबुल के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तो उम्र की वजह से और अपनी सेहत की वजह से जब वो फौत होने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे वापस मदीना मत लेके जाना, बरी मी ऑन द गेट्स ऑफ इस्तांबुल, ताकि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे मुसलमान मेरी वजह से वापस इस्तांबुल आते रहें जब तक कि हम कस्तंतुनिया को फ़तह नहीं कर लेते। ऐसे ही किया गया और उनको इस्तांबुल के गेट्स के ऊपर उनको दफना दिया गया। सदियां गुजर गईं, सिटी का लैंडस्केप बदल गया, वो लोग फौत हो गए जिन्होंने उनको दफनाया था। 700 ईयर्स पास्ट। 21 साल के एक नौजवान सुल्तान महमद फ़ातह ने कस्तंतुनिया को फ़तह किया। किसी को हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनकी कब्र आखिर है कहाँ। एक रात सुल्तान महमद फ़ातह को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और उस जगह की लोकेशन दिखाते हैं जहाँ हज़रत अयूब अंसारी की कब्र मौजूद है। सुल्तान फ़ातह अगले दिन वहाँ जाता है और वहाँ खुदाई की जाती है और उनको हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मिलती है। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल से तकरीबन 45 मिनट्स की दूरी पर है। कैप्टन अम्मार हुसैन की बॉडी टाइगर हिल पे इसलिए मौजूद है क्योंकि हमने उसके लिए टाइगर हिल जाना है। हम अम्मार को वापस लेके आएंगे। इस चीज़ का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि अल्लाह ताला कैसे हमें उस लोकेशन के बारे में बताएगा। बिइज़्निल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखिए। एंड इंशाअल्लाह अल्लाह ताला विल कीप प्रोटेक्टिंग हिज ग्रेव जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। हम टाइगर हिल जाएंगे। हम कैप्टन अम्मार को जल्द वापस लेके आएंगे और हम टाइगर हिल का नाम कैप्टन शेर खान की वसीयत के मुताबिक शेर खान हिल रखेंगे। अब टाइगर हिल के चक्कर में इंडिया ने अपना पूरा इंडिया बर्बाद करवाना है तो ये उसकी चॉइस है। हम टाइगर हिल तो लेंगे ही लेंगे। हमारा अम्मार आज भी अपनी G3 पकड़े उधर खड़ा है। वी विल कम फॉर यू ब्रदर, बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह।